एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम महाजनपद काल पढ़ेंगे। इससे पहले अपनी फर्स्ट यूनिट की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 5वीं क्लास है। तो महाजनपद काल में क्या है कि जो लौह तकनीक है उसके विकास के कारण भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दिया, जिससे उत्तरी भारत में द्वितीय नगरीकरण का आगमन होता है। इसका आगमन होता है, द्वितीय नगरीकरण का आगमन हुआ और कृषि, उद्योग और व्यापार वाणिज्य आदि के विकास से प्राचीन जनजातीय व्यवस्था जर्जर हो गई थी तथा छोटे छोटे जनों का स्थान जनपदों ने ग्रहण कर लिया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपद के रूप में विकसित हो गए थे। जो जनपद थे वो महाजनपद बन गए थे और इसी काल में मध्य गंगा घाटी यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा था। लोहे का फिर आ गया साहित्यिक सोर्सेज। साहित्यिक स्रोत में क्या है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, कुछ जैन पुस्तकें तथा व्याकरण ग्रंथ, अष्टाध्यायी जिसके रचयिता पाणिनि थे, इस समय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन की मूल्यवान झलक प्रस्तुत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं? विनय पिटक है, दिग् निकाय है, मंजिम निकाय है, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और सूत्र निपात। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, दिग् निकाय, मंजिम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और सूत्र निपात हैं। कुछ बाद के काल के बौद्ध और ब्राह्मणिक ग्रंथों से भी इस काल के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होती है, जैसे दिव्य अवदान हो गया और आपस्तम्भ धर्म सूत्र जैसी पुस्तकें हमें उस समय के नगरों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराती है। जातक कथाएं भी हैं जो कि सुत्त पिटक का एक अंग है। किसका अंग है जातक कथाएं? सुत्त पिटक का, जिसकी रचना काल ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी के मध्य में माना जाता है और यह भी इस समय के समाज के बारे में महत्वपूर्ण हमें जानकारी उपलब्ध कराती है। फिर आगे पुरातात्विक सोर्सेज। पुरातात्विक स्रोत में क्या है कि साहित्यिक साक्ष्यों की तुलना में तथा संपुष्टि के लिए प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है, जैसे उत्तरी काली पोलिश किए गए मृत भांड। इसके साथ और क्या है? भवन हो गए, शहर हो गए, कस्बों के अवशेष, गोलाकार कुएं, रिंग वेल्स तथा धातु के सिक्के इत्यादि। पाली साहित्य एवं प्राकृत साहित्य में समकालीन स्थिति का विशद वर्णन हमें मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भारत के 16 महाजनपदों, 15 उत्तर भारत के तथा 1 दक्षिण भारत का उल्लेख हमें मिलता है, जबकि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में ऐसे ही 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, कौन कौन से महाजनपद की जानकारी देते हैं? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, ये दोनों ही इसमें ये कह रहे भी 16 महाजनपद थे। लगभग 450 ईस्वी पूर्व पाणिनि ने 40 जनपदों का उल्लेख किया है। ये उत्तर भारत, अफगानिस्तान, मध्य एशिया में स्थित थे। कहाँ? उत्तर भारत में, अफगानिस्तान में और मध्य एशिया में स्थित थे। अन्य बौद्ध ग्रंथ महावस्तु से भी हमें 16 देखो जी, अन्य बौद्ध ग्रंथ है एक महावस्तु, इसमें भी हमें 16 महाजनपदों की एक ऐसी ही सूची मिलती है, लेकिन इसमें गंगाधर तथा कंबोज का नाम नहीं है। इसमें किसका नाम नहीं है? गांधार, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। गांधार तथा कंबोज का नाम जो है वो इसमें नहीं मिलता। इनके स्थान पर पंजाब में शिबा और मध्य भारत में दर्शन के नाम जुड़े हुए हैं। पंजाब में तो कौन सा नाम जुड़ा है? शिबा, और मध्य भारत का दर्शन नाम जो है वो जुड़ा हुआ है गांधार और कंबोज के स्थान पर। इसी प्रकार जैन भगवती जो सूत्र है, इसमें भी 16 महाजनपदों की भिन्न सूची का उल्लेख है, जिसमें अंग और मल्य शामिल है। इसमें कौन शामिल है? अंग और मल्य। फिर आगे महाजनपद और उनकी राजधानी क्या थी, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो काशी की थी राजधानी वाराणसी, कौशल की थी श्रावस्ती या अयोध्या, इसको फैजाबाद मंडल भी बोलते हैं, और अंग की थी चंपा, भागलपुर एवं मुंगेर, और मगध की थी राजगृह या गिरिवर्ज या कालांतर में इसको पाटलिपुत्र भी कहा गया है। वज्जी या गणराज्य की वैशाली जो उत्तरी बिहार में पड़ती है, वज्जी वैशाली। मल की थी कुशीनारा या पावा, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर चेदी या चेती की थी सोथीवती या सुक्तिमती, ये आधुनिक बुंदेलखंड वाला एरिया है। वत्स है ये कौसाम्बी है, और इलाहाबाद और बांदा वाला एरिया है। वत्स, कौसाम्बी, इलाहाबाद, बांदा।
फिर आ गया कुरु की इंद्रप्रस्थ, ये दिल्ली, मेरठ और थानेसर यानी दक्षिण पूर्व हरियाणा वाला एरिया। और पांचाल है, ये उसकी उत्तरी पांचाल है, उसकी तो राजधानी थी अहिछत्र, जिसको रामनगर बरेली बोलते हैं। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य, जिसको फर्रुखाबाद बोलते हैं। फिर है मत्स्य बोलते हैं इसको, इसकी राजधानी विराटनगर है। और जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान वाला एरिया है। फिर सूरसेन की राजधानी है मथुरा और आधुनिक ब्रिज मंडल वाला एरिया है। अस्मक की राजधानी है पोतन या पाटिल, ये गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। और फिर आता है अवंती उत्तरी अवंती की थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की थी महिष्मती। उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती। फिर गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, पेशावर या रावलपिंडी पाकिस्तान वाला एरिया है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। फिर आगे कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। और दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा काफिरिस्तान, प्राचीन कपीशा बोलते हैं जिसको, ये थी, ये वाला एरिया है। और राजपुर या हाटक भी बोलते हैं, हाटक को राजपुर भी बोलते हैं। कंबोज की राजधानी थी ये। फिर अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। कि सबसे पहले काशी आता है। काशी जो महाजनपद है, इसकी राजधानी वाराणसी है, ये हमने पढ़ चुके हैं हम। और सोननंद जातक से ज्ञात होता है, कौन से जातक से? सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल, अंग पर काशी का अधिकार था। काशी का किस किस पे अधिकार था? मगध पर, कौशल पर और अंग पे। फिर आ गया काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ब्रह्मदत्त, जिसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अब आ गया कि काशी जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के गेरुए वस्त्र, जिन्हें संस्कृत में काश्य कहा जाता है। काशी बौद्ध भिक्षुओं के गेरुए वस्त्र, जिन्हें संस्कृत में कासय कहा जाता है, काशी में बनाए जाते थे ये। और श्री राम की कहानी का प्राचीनतम वृत्तांत दशरथ राम आदि की को अयोध्या की बजाय काशी का राजा उल्लेखित करता है। बुद्ध के काल तक कौशल ने काशी महाजनपद पर कब्जा कर लिया था। जब बुद्ध का काल चल रहा था, यहाँ तक कौशल ने उसके काल तक कौशल ने काशी महाजनपद पर कब्जा कर लिया था। और काशी मगध एवं कौशल के मध्य युद्ध का कारण बना हुआ था। किसके मध्य में कारण बना हुआ था? मगध और कौशल के मध्य में। फिर आगे पढ़ेंगे कि कौशल महाजनपद, ये कौशल महाजनपद है, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। और जो कौशल महाजनपद है, इसकी राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती थी। और रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी क्या मानी जाती है? अयोध्या। और यह राज्य जो है वो उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक और पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौशल महाजनपद जो है वो पश्चिम में गोमती से घिरा हुआ था। पूर्व में सदानीरा बहती थी, जो कि इसे विदेह जनपद से अलग करती थी। जो पूर्व में सदानीरा नदी बहती थी, वो किससे अलग करती थी? विदेह जनपद से। और साहित्यिक प्रमाण बताते हैं कि कौशल का उदय कई छोटी छोटी इकाइयों और वंशों के सामंजस्य से हुआ था। फिर कहता है कि हिरण्यनाम, महाकौशल, प्रसेनजित, सुदोधन आदि के बारे में अयोध्या, साकेत, कपिलवस्तु अथवा श्रावस्ती से शासन करने का हमें अनुमान है। और संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में कौशल का नियंत्रण कई छोटे छोटे कबीलाई सरदारों के हाथों में था, जो छोटे छोटे कस्बों में शासन करते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम वर्षों में प्रसेनजित तथा विधुदान जैसे राजाओं ने सभी अन्य कबीलाई सरदारों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। वे श्रावस्ती से शासन करते थे। कहाँ से? श्रावस्ती से। और इस प्रकार 3 बड़े शहर अयोध्या, साकेत, कौन कौन से 3 बड़े शहर हैं? अयोध्या है, साकेत है और श्रावस्ती है, वो अपने नियंत्रण में लेकर कौशल एक संपन्न राज्य हो गया था। फिर आ गया जी अंग महाजनपद की इस राज्य की राजधानी क्या थी? सबसे पहले ये याद रखना है कि राजधानी चंपा थी। और बुद्ध के समय में चंपा की गणना जो है वो भारत के 6 महानगरों में की जाती है। ये याद रखना है, भारत के 6 महानगरों में से एक चंपा को माना जाता है।
और महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों के नाम कौन कौन से हैं। अगर ये पूछ ले भी महापरिनिर्वाण सूत्र के अकॉर्डिंग 6 महानगरों में कौन कौन आते हैं, तो चंपा के अलावा 5 और है, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और तथा बनारस। राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस हो गया। और प्राचीन काल से चंपा जो नगरी है वो वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? इसका वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। और अंग का शासक जो है वो ब्रह्मदत्त माना जाता है। अंग का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। फिर आ गया मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिवर्ज थी और कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बन जाती है। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। फिर आ गया वज्जी महाजनपद। यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्री विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। कौन कौन प्रसिद्ध थे इसमें? वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। और बुद्ध के समय में एक शक्तिशाली संघ भी था। बुद्ध के समय में क्या था? एक शक्तिशाली संघ भी था। और वज्जी संघ के अन्य सदस्य कौन थे? उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु। वज्जी संघ के अन्य सदस्यों में और कौन थे? उग्र थे, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु थे। फिर आ गया जी मल महाजनपद। इस वज्जी संघ के समान ही यह भी एक संघ था। इसमें पावा तथा कुशीनारा के मलों की शाखाएं सम्मिलित थी। पावा तथा कुशीनारा के मलों की। कुशीनारा में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई और कुम जातक में ओकाक को वहां का राजा बताया गया है। कौन सा जातक है? कुश जातक है ये। कुश जातक में ओकाक को वहां का राजा बताया गया है। अब आ गया चेदी या चेती। इसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती या सोथिवती थी। और महाभारत काल में वहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध श्री भगवान कृष्ण ने किया था। और चेतीय जातक में कौन सा जातक है ये याद रखना। चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है, उपचर। फिर आ गया कि महाभारत के अनुसार जो है वो चेदी जो है वो चंबल के पार मत्स्य, बनारस के काशियों तथा सोन नदी की घाटी में करूसों के निकट संपर्क में थे। क्या कह रहा है? महाभारत के अनुसार जो चंबल नदी के पार मत्स्य, बनारस के काशिया तथा सोन नदी की घाटी में करूसों के निकट संपर्क में थे। इसकी राजधानी सोथिवती संभवतः उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित थी। इसकी राजधानी थी ना सोथिवती, वो कहाँ पे स्थित थी? वो थी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित थी। फिर इस क्षेत्र में अन्य मुख्य नगर कौन कौन से माने जाते हैं? एक तो है सहजाति, एक है त्रिपुरी। सहजाति और त्रिपुरी किस महाजनपद के मुख्य नगर हैं? तो ये है चेदी महाजनपद के। फिर आ गया वत्स। वत्स में क्या है कि इसके अंतर्गत इलाहाबाद एवं बांदा का क्षेत्र सम्मिलित था। विष्णु पुराण के अनुसार हस्तिनापुर के राजा नीचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के उपरांत कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। जब गंगा के प्रवाह में हस्तिनापुर जो है वो प्रवाह में बह जाता है तो कौशाम्बी को राजधानी बनाते हैं। और बुद्ध के समय यहाँ का शासक कौन माना जाता है? उद्यन माना जाता है। ये याद रखना, ये शासक मेच मिलान में आ सकता है। वत्स महाजनपद में बुद्ध के समय में राजा था उद्यन। फिर आ गया नाटककार भास ने अपने नाटकों के द्वारा उद्यन को अमर बना दिया। भास ने, और यह नाटक उद्यन और अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता के बीच में प्रेम संबंध पर आधारित है। इसमें वत्स, मगध, अवंती के बीच में टकराव का भी उल्लेख हमें मिलता है। किस में? वत्स, अवंती और मगध के बीच में। ऐसा प्रतीत होता है कि इन संघर्षों में वत्स की पराजय हुई, क्योंकि बाद के ग्रंथों में वत्स का अधिक महत्व नहीं दिया गया वत्स को। फिर आ गया कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और इन महाभारतकालीन हस्तिनापुर नगर है वो इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय में यहाँ का राजा कौन था? कौरव्य था।
ठीक है। वत्स का था उद्यन और कुरु का था कौरव्य। कैसे कुरु कैसे कौरव्य। फिर आगे कि अर्थशास्त्र व अन्य ग्रंथों में राज शब्दोपजीनि है, ये आता है राज शब्दोपाजीन है, ये याद रखना है, अर्थात राजा की पदवी रखने वालों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, राज शब्दोपाजीन है अर्थात राजा की पदवी रखने वालों की संज्ञा दी गई है। जो इससे जो है वो कबीलाई वंशों की विस्तृत संरचना की ओर संकेत मिलता है। क्षेत्र में इसके संपूर्ण एकाधिकार की अनुपस्थिति का प्रमाण इस क्षेत्र में कई राजनीतिक केंद्रों के उल्लेख के रूप में भी हमें मिलता है। हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है और ईशुकर्म में प्रत्येक कुरुओं की राजधानी के रूप में हमें उल्लेखित मिलता है। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ईशुकर्म में से प्रत्येक कुरुओं की राजधानी के रूप में हमें, मतलब कि प्रत्येक कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित है ये हर एक। इनमें से प्रत्येक का अपना एक शासक था और हर एक का अपना अपना एक शासक भी था। फिर आ गया पांचाल। भारत में इसके दो प्रमुख भाग थे। पांचाल के भारत में कितने भाग थे? दो भाग थे और जिसकी राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है, उत्तरी राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य, यानी फर्रुखाबाद भी बोलते हैं इसको। कन्याकुब्ज कन्नौज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था, ये इंपॉर्टेंट है। कन्याकुब्ज यानी कन्नौज का प्रसिद्ध नगर किस राज्य में था? पांचाल में था। फिर आता है कि प्राचीन ग्रंथों में पांचाल के दो वंश, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, जिन्हें भागीरथी नदी पृथक करती है, का उल्लेख हमें मिलता है। संभवतः वे कुरुओं के निकट संपर्क रखते थे और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक वे लुप्त हो चुके थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक लुप्त भी हो गए। फिर मत्स्य या मच्छ आ गया। यहाँ की राजधानी विराटनगर थी। इसकी स्थापना विराट नामक राजा करता है और बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व तो नहीं था और विराट नगर पांडवों के छिपने के स्थान के रूप में विख्यात है। यह क्षेत्र पशुपालन के लिए उपयुक्त था, इसलिए महाभारत कथा में जब कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण किया तो वे मवेशियों को जब आक्रमण करते हैं तो वे मवेशियों को क्या करते हैं? हाँक कर ले गए और मगध साम्राज्य ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब आ गया सूरसेन महाजनपद। इसके बाद एक पेज मिस है यहाँ पे, जिसमें सूरसेन, अस्मक, अवंती महाजनपद है। ये मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आप सुन लो। सूरसेन में क्या है कि इसकी राजधानी मथुरा थी सूरसेन की। ठीक है, सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। और प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते हैं। इसके यूनानी लेखक है इस राज्य को क्या बोलते हैं? सूरसेनोई, और इसकी राजधानी को मेथोरा कहते हैं। ठीक है, मेथोरा। और महाभारत एवं पुराणों के अनुसार यहाँ यदु यानी यादव वंश का शासन था। कहाँ था यादव वंश का शासन? सूरसेन महाजनपद में। और बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। ये जो अवंती पुत्र था ये बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। फिर है कि यादव वंश कई छोटे छोटे वंश जैसे अंधक है, वृष्णि है, महाभोज इनमें बंट चुका था और महाकाव्य नायक कृष्ण इन्हीं शासक परिवारों में से संबंध रखते थे। ठीक है, सूरसेन में क्या क्या याद रखना है? एक तो राजधानी इनकी मथुरा थी। जो यूनानी लेखक है वो इस राज्य को तो सूरसेनोई बोलते हैं और जो मथुरा इनकी राजधानी थी इसको मेथोरा बोलते हैं। और महाभारत और पुराणों के अनुसार यहाँ पे यादव वंश का शासन था और जो श्री कृष्ण है वो इन्हीं वंश से संबंधित थे। और ये आगे छोटे छोटे वंशों जैसे अंधक हो गया, वृष्णि हो गया, महाभोज हो गया, इनमें बंट चुका था। ठीक है, ये हो गया सूरसेन। इसके बाद में अस्मक आता है। अस्मक ये दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद माना जाता है। इसकी जो राजधानी है वो पोतन अथवा पोटिल थी और पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशों ने की थी। इसमें क्या याद रखना है कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था कौन सा था? अस्मक था और इसकी राजधानी याद रखनी है पोतन या पोटिल। पुराणों में क्या कहा जाता है कि जो अस्मक के गणतंत्र की स्थापना किसने की है? इक्ष्वाकु वंशीय शासकों ने की थी। फिर अवंती आ जाता है। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। 2
भागों में थी। उत्तरी अवंती उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। उत्तरी अवंती क्या थी? उज्जैनी, दक्षिणी महिष्मती। और राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी जो है वो प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खानें प्रमुख थी और लोहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। लोहे की खानें अगर पूछ ले भी कहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो अवंती में फेमस थी। ठीक है, अस्त्र शस्त्र यहाँ पे निर्माण किए जाते थे और इस कारण सामरिक दृष्टि से यह बहुत प्रबल मतलब कि राज्य था। और पुराणों में अवंती की आधारशिला रखने का श्रेय किसको जाता है? अवंती की आधारशिला रखने का श्रेय जो है वो पुराणों में मिलता है यदुओं के हेहई वंश को दिया जाता है। ठीक है, फिर आ गया गांधार। गांधार की राजधानी पता है तक्षशिला है। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर था और साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे तक्षशिला वो था ना, और यहाँ पे क्या है? शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का राजा पुक्कुसाती अथवा पुष्कर सारीन था। यहाँ का राजा कौन था? पुक्कुसाती और पुष्कर सारीन था। इसने जो है वो अवंती के राजा प्रद्योत को पराजित किया था। फिर आगे कंबोज। कंबोज में क्या है? ये दक्षिण पश्चिमी कश्मीर, काफिरिस्तान बोलते हैं प्राचीन कपीशा को। ये क्षेत्र इसमें शामिल थे, दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और काफिरिस्तान। इसकी राजधानी जो है वो राजपुर या हाटक थी। राजपुर, द्वारिका और कपीशी कंबोज के मुख्य नगर थे। जो राजपुर, द्वारिका और कपीशी कंबोज के मुख्य नगर थे। कौन कौन थे? राजपुर थे, द्वारिका था और कपीशी था। यह गांधार राज्य का पड़ोसी राज्य था। गांधार का पड़ोसी राज्य कंबोज। और प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। देखो, लोहे के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? वो अवंती था। और अगर आगे जाए भी घोड़ों के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? तो कंबोज था। फिर आ गया कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, ये इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य ने कंबोज को क्या कहा है? वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। फिर आ गया, ये हो गया अपने 16 महाजनपद कंप्लीट। फिर आ जाता है कि बुद्ध काल में 10 जो है वो गणतंत्र थे। वो गणतंत्र कौन कौन थे? सबसे पहले कपिल वस्तु के शाक्य हैं, फिर सुमार पर्वत के भग हैं, अलकप के बुली हैं, केशपुत के कलाम हैं और रामगाम के कोलिये हैं। कौन कौन है? कपिल वस्तु के शाक्य, सुमार पर्वत के भग, अलकप के बुली और केशपुत के कलाम और रामगाम के कोलिये यानी कि रामग्राम के कोलिये। फिर जो कुशी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे कुशीनारा के मल और फिर आ गया पावा के मल। ठीक है, पहले है कुशीनारा के मल, फिर पावा के मल, फिर पिपलीवन के मौर्य आ गए, फिर वैशाली के लिच्छवी है, फिर मिथिला के विदेह है। एक बार मैं ये 10 फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला कपिल वस्तु के शाक्य है 10 गणतंत्र में। दूसरा गणतंत्र है सुकुमार पर्वत के भग, फिर अलकप का बुली गणतंत्र, फिर केशपुत के कलाम, फिर रामग्राम की कोलिये, फिर कुशीनारा के मल, फिर पावा के मल, फिर पिपलीवन के मौर्य, फिर है वैशाली के लिच्छवी और लास्ट में है मिथिला के विदेह है। फिर महाजनपदकालीन वर्ण समाज या प्रशासन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था आ जाती है। तो महाजनपद काल में शिल्पी और वणिक वर्गों के लोग जो है वो श्रेणियां बनाकर संगठित रहने लगे थे, श्रेणियां बना के रहने लगे थे ये। और अब जो है वो व्यवसाय अनुवांशिकता पर आधारित हो चला था। जैसे हाथी दांत के कारीगर, कपड़ा बनाने वाले, गेहूँ पीसने वाले, बर्तन बनाने वाले का वर्ण और धनी कृषक गहपति कहलाते थे। ये याद रखना है, धनी कृषक क्या कहलाते थे? गहपति। और जो ये कृषक जो है वो वैश्य वर्ग की श्रेणी में आ गए थे। ये कृषक जो है वो कौन सी श्रेणी में आ गए? अब वैश्य श्रेणी में आ गए। प्रशासन में राजा की सहायता के लिए मंत्री, सेनानी, न्यायाधिकारी तथा ग्रामणी थे। और बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि जो जनता है वो अत्याचारी राजाओं और उनके प्रधान पुरोहितों को गद्दी से उतार भी देती थी और उसकी जगह में नए राजाओं और पुरोहितों को नियुक्त कर देती थी। जो ग्राम प्रशासन की देखरेख में ग्रामणी जो है वो नामक अधिकारी होता था। ग्रामणी नामक अधिकारी ग्राम प्रशासन देखता था। फिर कहता है खाद्य उत्पादक जो है वो खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था में लौह तकनीक ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए और लोहे के औजार ने कृषि व्यवसाय एवं शिल्प कारीगरों को बेहतर बनाने का कार्य किया, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादक वस्तुएं और खाद्य पदार्थों का भंडारण होने लगा था और ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिससे स्थायी सेना का रखरखाव होने लगा।
कृषि व्यवस्था अच्छी हो गई, क्रांतिकारी परिवर्तन आए, लोहे के औजार बनने लगे तो कृषि भी अच्छी होने लगी, जिससे अर्थव्यवस्था बढ़िया बनी, खाद्य पदार्थ का भंडारण होने लगा तो ऐसी परिस्थितियां आ गई कि स्थायी सेना का रखरखाव भी संभव हो गया। फिर है वैशाली के सदल पुत्र कुंभकार के पास 500 दुकानें कुंभकारों की थी। जो वैशाली के सदल पुत्र है, ये स्टेटमेंट में आ सकता है, ये याद रखना है। वैशाली के सदल पुत्र कुंभकार के पास 500 दुकानें थी कुंभकारों की, जो कुंभकारों की थी। फिर पाली ग्रंथों में वाराणसी के वेश और वणिक लोगों की गली का उल्लेख भी मिलता है। इनकी एक प्रमुख गलियां भी होती थी। पाली ग्रंथों में मिलता है वाराणसी के वेश और वणिक लोगों की गली। फिर है धातु के सिक्के, जिसको आहत मुद्रा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आहत मुद्रा धातु के होते थे ये, और इनका चलन जो है वो बौद्ध काल में ही आरंभ माना जाता है। ये सिक्के धातु के टुकड़ों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि किसी वस्तु की आकृति को ठप्पा मारकर बनाया जाता था। ये सिक्के कैसे बनाए जाते थे? टुकड़ों पर जो है वो पेड़, इन पे जो आकृति पूछ ली जाती है, भी कौन कौन सी की आकृति थी? तो आकृति थी कि पेड़ था, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि प्रकार की जो आकृतियों को ठप्पा मारकर इनमें बनाया जाता था। गांव के मुखिया को बोज्जक कहा जाता। मुखिया क्या कहलाता था? बोज्जक। और जो प्रशासन चलाता था वो ग्रामणी। और गृहपति कौन होता था? अभी आपने पीछे पढ़ा है, कृषक। जो धनी कृषक होते थे वो गृहपति कहलाते थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। ग्रामणी, गृहपति, और 3 वर्ड आ चुके हैं। ग्रामणी आ गया, गृहपति आ गया, भोजक आ गया। वह अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे भोजक, ग्रामणी या ग्रामक। कृषकों को अपनी उपज का छठा भाग यानी बलि साधक के रूप में चुकाना पड़ता था। छठा भाग। सोलकिक और शुल्काध्यक्ष चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था। देखो, चुंगी वसूलने वाला अधिकारी कौन था? सोलकिक या शुल्काध्यक्ष बोलते थे उसको। फिर वैशाली के लिच्छवियों में के सभागार में, ये याद रखना है, वैशाली के लिच्छवियों के सभागार में 1707 7,707 क्या है? 7,707 आंकड़ा याद रखना है। राजा यानी प्रतिनिधि बैठते थे, लेकिन ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं होते थे। इसमें शामिल कौन नहीं होते थे? ब्राह्मण। शिल्पियों की 18 श्रेणियों का हमें उल्लेख भी मिलता है। शिल्पियों की कितनी श्रेणियों का? 18 श्रेणियों का। महाजनपद काल आते आते जो है वो धान की रोपाई जो है वो व्यापक रूप से होने लगी थी। किसकी? धान की रोपाई। फिर शिल्प उत्पादन आ गया कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमाण हमें शिल्प उत्पादन की विविधता और विशिष्टीकरण से मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ जो पाणिनि है, सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रंथ हो गया, पाणिनि की अष्टाध्यायी, फिर पुरातात्विक अवशेष, विभिन्न तरह के शिल्पकार जैसे बड़ाकी, जिसको बढ़ई बोलते हैं, कमारा लोहार बोलते हैं, कुंभकारा कुम्हार, कोलिका बुनकर, रंगकार रंगने वाला। कोलिका किसको बोलते हैं? बुनकर को। और स्वर्णकार सुनार, मणिकार आभूषण बनाने वाला, इनकी उपस्थिति दर्शाते हैं। ये कौन कौन? बौद्ध धर्म ग्रंथ, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पुरातात्विक अवशेष। फिर उज्जैनी, सांबर आदि स्थलों से काफ़ी मात्रा में लोहे के अवशेष मिलते हैं। ये याद रखना है। कहाँ से? उज्जैनी और सांबर आदि स्थलों से, जिन्हें गलाकर जरूरत के औजार बनाए जाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि लोहे के औजारों का काफ़ी उत्पादन होता था, और इसका बड़ा भाग क्या है? बाजार के लिए बनाया जाता था। फिर आ गया अतरंजी खेड़ा में शहरी क्षेत्र के आवासीय इलाकों के कारखानों में लोहार की भट्टी के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा से। और लोहे के हथौड़े, छन्नी, चाक, कुछ हल के फाल और 500 ईस्वी पूर्व से हथियारों के अलावा नियमित रूप से पुरातात्विक अवशेषों में हमें प्राप्त होने लगे थे। पुरातात्विक अवशेष। और रोपड़ जो पंजाब में पड़ता है, जखेड़ा पश्चिम यूपी में पड़ता है, कौसाम्बी और वैशाली में हुए उत्खननों से 600 ईस्वी पूर्व के हल के अवशेष हमें मिले हैं। यहाँ से 600 ईस्वी पूर्व के हमें क्या मिले हैं? हल मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से, जखेड़ा से, कौसाम्बी और वैशाली से। फिर आ गया कि लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग के कारण तांबे के औजारों का प्रयोग कम हो गया, और तांबे के औजारों का उपयोग आभूषण के निर्माण, प्रसाधन सामग्री के रूप में होता रहा। स्पष्टतः जो है वो शहरी लोगों की मांग को पूरा करने के लिए इनका प्रयोग होता रहा। फिर आ गया आभूषण। आभूषण निर्माण में क्या है? कीमती और अर्ध कीमती पत्थर जैसे गोमेद, जम्बूणी, इंद्रगोप और कैलसेडनी,
एक प्रकार का क्रिस्टल होता है, कैलसेडनी और सुलेमानी पत्थर, सूर्यकांत, मूंगा, लाजवर्द आदि का प्रयोग करते थे। और उज्जैनी और श्रावस्ती से विशेष रूप से हमें बहुत सारे मणि जो कि पूर्ण निर्मित, अर्ध निर्मित और अनिर्मित स्थिति में थे, शहरों में आभूषणकारों की जो स्थिति की ओर आभूषणकारों की उपस्थिति की ओर हमें इशारा करते हैं। क्या कह रहा है, जो उज्जैनी और श्रावस्ती में विशेष रूप से जो बहुत सारे मणि, जो कई तो पूरे निर्मित थे, कई अर्ध निर्मित थे, कई अनिर्मित ही नहीं थे, तो ये क्या दर्शाते हैं भी, यहाँ पे आभूषणकारों की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। और चंपा से हमें, जो भागलपुर के पास पड़ता है चंपा, वहाँ से हमें अनुपम आभूषण के सांचों की प्राप्ति भी हुई है। अनुपम आभूषण के सांचों की हमें क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। इस समय में शहरी केंद्रों में नियमित रूप से धूप में सुखाई गई तथा पकाई गई दोनों ही किस्म की ईंटों का प्रयोग किया जाता था और इनका उपयोग स्मारक निर्माण यानी विशेषकर कौशाम्बी तथा उज्जैनी की किलेबंदी तथा प्राचीरों में एवं आवास स्थलों जैसे भीर का टीला, तक्षशिला आदि के निर्माण में हुआ था। विभिन्न तरह के मृद भांडों का हर जगह प्रयोग किया जाता था। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी उत्तरी काले चमकदार जो मृद भांड है वो अधिकांशतः गंगा के मैदानी भागों में हमें मिलते हैं और यह संभवतः क्या है, विलासिता की सामग्री माना जाता है। और ब्लैक एंड रेड, अगर लाल और काले मृद भांड पूछे और NBPW से बहुत अधिक थे। अच्छा, इनकी संख्या पूछे तो इनसे बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, वैसे तो ये थे भी उत्तरी काले जो चमकदार मृद भांड है वो गंगा घाटी में जो है वो विलासिता की सामग्री को माना जाता था और यहाँ पे मिलते थे गंगा घाटी में। लेकिन ये जाए पूछे भी ज़्यादा मात्रा में कौन से पाए जाते थे, तो वो ब्लैक एंड रेड वेयर यानी कि लाल और काले मृद भांड पाए जाते थे। इससे यह संकेत मिलता है कि जो BRW है, लाल काले मृद भांड है, इनका इस्तेमाल ज़्यादातर लोगों द्वारा प्रतिदिन की ज़रूरतों में किया जाता था। और इस समय जो है वो बड़े पैमाने पर सिक्के डाले गए, जिसमें आहत मुद्रा ज़्यादातर कौन सी थी, चांदी में, और ढलवा सिक्के जिसको कास्ट कॉइन्स बोलते हैं, ज़्यादातर तांबे के, ढलवा सिक्के ज़्यादातर तांबे के थे और आहत वाले ज़्यादातर चांदी के थे, ये शामिल थे। फिर आगे व्यापार कैसा था यहाँ पे, वैदिक परंपराओं में वैश्यों यानी वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यापारी पैसे के लोग जो शायद ही कभी सम्मानजनक स्थान मिला है उनको, परंतु इसके विपरीत बुद्ध ने कृषि, पशुपालन, व्यापार को उत्तम कुल के लोगों के लिए उपयुक्त पेशा माना। क्या कह रहा है, वैदिक परंपरा में जो वैश्य होते थे उनको शायद ही कभी सम्मानजनक स्थान मिला हो, लेकिन इसके विपरीत बुद्ध ने कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, व्यापार है, उनको उत्तम कुल के लोगों के लिए बहुत उपयुक्त पेशा माना बताया है। ये विनय पिटक की एक स्टेटमेंट है, ये याद रखना है। और एक रोचक संवाद में बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य सारिपुत्र को कृषि तथा व्यापार के तुलनात्मक लाभ के बारे में भी बताया है। एक रोचक संवाद के रूप में बुद्ध ने क्या बताया है, उसका जो प्रिय शिष्य था सारिपुत्र को, उसको बताया भी कृषि और व्यापार के तुलनात्मक लाभ के बारे में, इसके क्या क्या लाभ हैं। कृषि करोगे तो और व्यापार करोगे तो उनकी तुलना की गई है और लाभ के बारे में बताया है। पाली ग्रंथों में व्यापारियों की दुनिया की अतरंग जानकारी, पाली ग्रंथों में व्यापारियों की अतरंग जानकारी की व्याख्या हमें मिलती है। और बरसात के 4 महीनों में भिक्षुओं को एक स्थान पर रहने की अनुमति थी, जहाँ पर व्यापारी भी एकत्र होते थे। ये स्थल अक्सर महत्वपूर्ण मार्गों और नगरों में होते थे। जैन धर्म ग्रंथों, यद्यपि ये बाद की रचनाएं हैं, इसमें व्यापार को सबसे कम हिंसक पेशे के रूप में देखा गया है, सबसे कम हिंसक, और इसकी जो है प्रशंसा की गई है जैन ग्रंथों में। और यह बात कि व्यापारी आवश्यक वस्तुओं के क्रय विक्रय में लिप्त थे, यह अष्टाध्यायी में भी हमें स्पष्ट वर्णन, हमें इसकी जानकारी भी मिलती है। और व्यापारी एवं व्यापार की वस्तुएं क्या क्या थी, ये पढ़ेंगे। व्यापारियों के लिए सामान्य शब्द जो है वो वणिक या वणिज प्रयुक्त होता था, परंतु बौद्ध धर्म ग्रंथों, अष्टाध्यायी, जैन ग्रंथों को ध्यान से देखने पर कई प्रकार के व्यापारियों की उपस्थिति का हमें पता चलता है। सिर्फ वणिक शब्द में ही सब समाहित नहीं थे।
फिर आ गया कि दूर के जो गंतव्य की यात्रा करने वाले व्यापारियों के झुंड का नेता सार्थवा कहलाता था। जो दूर के गंतव्य की यात्रा करने वाले व्यापारियों के झुंड को क्या कहता था कि नेता को क्या कहा जाता था, सार्थवाहा, ये आ जाता है। और सबसे धनी व्यापारियों की, सबसे धनी जो व्यापारी थे उनको श्रेष्ठी या सेठी कहा जाता था। ऐसे व्यापारी के संबंध में यह वर्णन है कि 80 करोड़ धन यानी 80 कोटि विभव, 80 करोड़ धन का मालिक था। और वैभव की यह एक औपचारिक संख्या है, न कि कोई वास्तविक वर्णन है। फिर कहता है कि पाणिनि को मद्र और गांधार क्षेत्र, जो कि पंजाब के सियालकोट और पाकिस्तान के पेशावर रावलपिंडी में स्थित है क्षेत्र में, उनके व्यापारियों की जानकारी इनको थी, पाणिनि को थी। मद्र और गांधार क्षेत्र में जो थे ये। फिर है यह व्याकरणविद हमें गाय यानी गोवनिज तथा घोड़े यानी अश्वनिज, मतलब कि गायों का जो व्यापारी था वो घोड़ों का व्यापारी था, और उनके व्यापारियों के संबंध में जानकारी मिलती है पाणिनि में, पाणिनि की अष्टाध्यायी में। फिर काशी के सूती वस्त्र हो गए, गांधार का ऊनी कंबल हो गया। गांधार प्रदेश में वहाँ की भेड़ें थी वो मतलब विख्यात थी और उन्हीं से ऊनी कंबल बनाए जाते थे। सिंध और कंबोज से जो है वो घोड़े संभवतः दूर दूर के व्यापार केंद्र पहुँचते थे। ठीक है, सिंध और कंबोज से घोड़े संभवतः दूर दूर के व्यापार केंद्र तक पहुँचते थे। और श्रावस्ती की खुदाई में लाजवर्द की प्राप्ति, जो अफगानिस्तान के बदख्शा क्षेत्र में मिलते हैं, एक लंबी दूरी के स्थल मार्गी संपर्क को दर्शाता है। विलासिता की वस्तुओं के अलावा निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन की जरूरतों की वस्तुओं का व्यापार भी होता था, जैसे गुड़, नमक, खाद्यान्न कम दूरी तक होता था ये। और कहा जाता है कि जब बुद्ध जो है वो बेलट्ठा का छाना जो एक व्यापारी था से मिले तो वह अपने कारवां में 500 गाड़ियों में गुड़ ले जा रहा था। 500 गाड़ियाँ थी और उसमें गुड़ लेके जा रहा था, बेलट्ठा का छाना। फिर आ गया विदेशी व्यापार में क्या है, हेरोडोट स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भारत है वो सिंधु घाटी के नीचे का हिस्सा यानी डेरियस प्रथम के पर्सिपोलस तथा हमादान के अभिलेख के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो है वो 518 से 515 ईसा पूर्व तक उसके साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था, तथा आकीमिनिड साम्राज्य का जो 20वां और सबसे धनिक क्षत्रपीय प्रांत था। जो आकीमिनिड है ना, यह साम्राज्य का 20वां और सबसे धनी क्षत्रपीय प्रांत था, और जहाँ से राजस्व में 360 टैलेंट स्वर्ण धूल यानी स्वर्ण रेत के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी के निचले हिस्से का महत्व जो है वो संभवतः उसकी समुद्र तट से नज़दीकी को लेकर था, जिसमें फारस की खाड़ी के क्षेत्र जो है वो समुद्री व्यापार में आसानी से हो सकती, जिसमें फारस की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री व्यापार में आसानी हो जाती थी। गांधार का क्षेत्र भी डेरियस प्रथम के साम्राज्य का हिस्सा था, गांधार का क्षेत्र, और इसकी पुष्टि जो है वो हेरोडोट्स की पुस्तक हिस्ट्री से भी की जाती है। फिर आगे इससे निष्कर्ष निकालना उचित ही होगा कि डेरियस प्रथम जो है वो सिंधु के मुहाने को अरब सागर में प्रवेश करने के लिए सुनिश्चित करना चाहता था। हेरोडोट्स हमें बताता है कि डोरियस ने करियान्डा के स्काइलेक्स को सिंधु नदी के नौ संचालन की उपयुक्तता निश्चित करने के लिए नियुक्त किया था। किसके लिए? सिंधु नदी में जो नौ संचालन है उसकी उपयुक्तता निश्चित करने के लिए। किसने? डेरियस ने करियान्डा के स्काइलेक्स को। तथा उसके बाद वह दक्षिणी समुद्र में बार बार आया। दक्षिणी समुद्र से तात्पर्य निश्चित रूप से अरब सागर ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारी पूर्व में तामलुक और पश्चिम में बड़ौद से समुद्री यात्राओं से विदेशों में श्रीलंका और बर्मा तक जाते थे। अब आ गया हेरोडोट्स। यह जन्म से यूनानी था और इसे विश्व का प्रथम इतिहासकार होने का गौरव भी प्राप्त है। इसने द हिस्ट्रीज नामक ग्रंथ की रचना की है और इस किताब में उसने साइरस महान, कौन कौन है इसमें? साइरस महान है, कैम्बिसेस है और डेरियस प्रथम के काल में अकीमिनाइड साम्राज्य के विस्तार की चर्चा की है। इस किताब में इसने साइरस महान, कैम्बिसेस और डेरियस प्रथम के काल में अकीमिनिड साम्राज्य के विस्तार की चर्चा की है और इसमें उन क्षेत्रों के लोगों के विशिष्ट जातिगत वर्णन संकलित है जिन्हें ईरानियों ने विजित किया था। अब आ गया केरियंडा का स्काइलेक्स। केरियंडा का
स्काइलेक्स यूनानी अन्वेषक था जो भूगोल का विख्यात जानकार था। वह प्रथम यूरोपीय है जिसने भारत का वर्णन किया है। साइलेक्स और केरियन डाकारिया आधुनिक तुर्की का दक्षिणी पश्चिमी भाग, और इसे जो है वो 545 ईस्वी पूर्व में अकीनिमिड साम्राज्य में मिला लिया गया और कारका क्षेत्रपी नाम दिया गया। डेरियस हिस्टास्पिस का समकालीन था, डेरियस हिस्टास्पिस, और ये इसका टाइम पीरियड है 521 से 485 ईस्वी पूर्व। इसने जो है वो जिसने उसे सिंधु नदी के मार्ग का अन्वेषण करने के लिए नियुक्त किया था। उसने पश्चिम में हिंद महासागर से लाल सागर तक यात्रा की। स्काइलेक्स ने अपने अन्वेषण का वृत्तांत लिखा जिसका वर्णन हमें अरस्तु की कृति जो है वो पॉलिटिक्स में मिलता है, पॉलिटिक्स में। फिर आता है व्यापार मार्ग। व्यापार मार्ग में साहित्यिक प्रमाण क्या क्या है? एक तो है सुत्त निपात के अनुसार, ये याद रखना है, सुत्त निपात के अनुसार बवेरू ने प्रतिष्ठान यानी आधुनिक पैठण जो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में पड़ता है, शेषराव सती कोसल महाजनपद की राजधानी है, जो खुदाई के स्थान सहत महत से पहचाना जाता है। अब जो खुदाई है उसमें सहत महत नाम से जाना जाता है, तक की विस्तृत यात्रा पर प्रस्थान किया। इस यात्रा के दौरान वह महिष्मती, आधुनिक मंधाता, निमाड़ जिला MP, उज्जैनी, विदिशा, तुमेन बोलते हैं जिसको MP में पड़ता है ये भी, और कौशाम्बी से होकर गुजरा था। इस रास्ते का वास्तव में उत्तर तथा दक्षिण के क्षेत्र के मुख्य मार्ग के रूप में पुराने समय से ही वर्णन मिलता है। इस समय के सबसे महान वैद्य जो है वो जीवक हैं, जो मगध की राजधानी राजगृह के थे। मगध की राजधानी थी राजगृह, वहाँ के थे, और उन्होंने औषधि में तक्षशिला रावलपिंडी के नज़दीक पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया था। ये याद रखना है, ये फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है भी। जो तक्षशिला है वो औषधि से रिलेटेड मतलब कि प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी, और कौन कौन से वेद जो थे प्रसिद्ध थे, विद्वान थे, तो इसमें जीवक का भी नाम आता है। और वह तक्षशिला से भद्रमकारा यानी सियालकोट, उदुम्बारा, पठानकोट और रोहिताका यानी रोहतक तक गए। शायद यह अष्टाध्यायी में उल्लेखित उत्तरापथ ही है। जीवक का मध्य गंगा मैदान के इलाके में प्रमुख नगरों में बीमार लोगों के इलाज के लिए बार बार जाना इस क्षेत्र में स्थल संपर्क को इंगित करता है। महापरिनिब्बान सूत्र के अनुसार अपनी अंतिम यात्रा में भगवान बुद्ध ने राजगृह से आरंभ करके अम्बालाथिका, नालंदा, पाटलीगामा और कोटिगामा, वैशाली, पावा, कुशीनारा पहुँचे, जहाँ उन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया। अब आते हैं पुरातात्विक प्रमाण। इन साहित्यिक वर्णनों में वर्णित संचार धारणाओं की पुष्टि उत्तरी काले चमकीले मृदभांड NBPW बोलते हैं जिसको, कि पुरातात्विक अवशेषों के साक्ष्यों से भी होती है। और मध्य गंगा घाटी, पूर्वी UP और बिहार वाला एरिया में निर्मित NBPW के स्थलों के वितरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि विनिमय का एक जाल सा बिछा हुआ था। NBPW उच्च कोटि की तकनीकी यानी उत्तमता वाले मृदभांड थे। यह प्रतिदिन के उपयोग के लिए नहीं थे, और पुरातत्व स्थलों पर जितने भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें जो है वो इस प्रकार के बर्तनों का प्रतिशत बहुत कम मिला है। मध्य गंगा घाटी में निर्मित NBPW 4 सदा जो पेशावर के निकट पड़ता है पाकिस्तान में, और तक्षशिला जो रावलपिंडी के नज़दीक है, और लुधियाना, हिसार और अम्बाला, रोहतक, कुरुक्षेत्र, अमृतसर, गुरदासपुर, पंजाब तथा हरियाणा के स्थल, और मथुरा और आगरा, अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, इटावा, एटा, लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, वाराणसी, इलाहाबाद और फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ UP के स्थल, ये UP के हो गए। फिर गया, पटना, सारण, मुंगेर तथा पूर्णिया ये बिहार के स्थल आदि में 600 से 300 ईस्वी पूर्व के काल के हमें ये जो NBPW है ये मिले हैं, इनके साक्ष्य। और बौद्ध कहानियों में अंग की राजधानी चंपा से गंगा के मोहाने तक नदी की यात्रा का हमें विवरण मिलता है। क्या कह रहा है कि बौद्ध कहानियों में अंग की राजधानी चंपा है ना, चंपा से हमें गंगा के मुहाने तक नदी यात्रा का हमें वर्णन क्या है मिलता है। अब इसके बाद में आते हैं सिक्के तथा मुद्रा व्यवस्था कैसी थी। तो वैदिक साहित्य में निष्क, शतमान, कृष्णाला आदि शब्दों का प्रयोग धातु के टुकड़े या मानक भार के लिए किया जाता था, परंतु वैदिक काल में सिक्कों के प्रचलन की पुष्टि के लिए कोई पुरातात्विक सबूत मौजूद नहीं है। फिर आगे साहित्यिक साक्ष्य। पाली ग्रंथ एक खास सिक्का
जिसको कर्षापण बोलते हैं, कर्षपना, जो चांदी या तांबे या यानी कि ज़्यादातर चांदी के बने होते थे, के जिक्र से भरा पड़ा है। कौन सा ग्रंथ? पाली ग्रंथ। फिर आ गया, पाणिनि को भी रुपया नामक चांदी के सिक्के का ज्ञान था। किसको? पाणिनि को। ये चांदी का सिक्का था, रुपया इसका ज्ञान था। सिकंदर के इतिहासकार वर्णन करते हैं कि जब गांधार के शासक ओम्फिस यानी आम्भी ने सिकंदर को समर्पण किया सिकंदर के आगे समर्पण कर दिया था, तब उसने ग्रीक विजेता को चांदी के टुकड़े यानी कि सिग्नाती अर्जेंट, ये जो है वो टुकड़े दिए थे चांदी के। फिर आगे पुरातात्विक साक्ष्य फर्स्ट, भीर टीला जो तक्षशिला में पड़ता है, भीर टीला की खुदाई में कुल 1171 चांदी के सिक्के, कितने? 1171 जो है वो चांदी के सिक्के हमें मिलते हैं। और कुछ सिक्के जो है वो सिकंदर के समय के हैं, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इनका टंकण मिलता है। और अधिकतर जो है वो दूसरे सिक्के जो 1134 सिक्के हैं, ये दूसरी तरह के हैं तथा घिसी हुई स्थिति में है ये। और इन सिक्कों के टंकण का समय जो है वो कम से कम 100 वर्ष पूर्व यानी 500 ईस्वी पूर्व लगाया जा सकता है। और इन दूसरी तरह के सिक्कों का औसतन वजन जो है वो 54 या 55 ग्रेन था। ये याद रखना है, कितना ग्रेन था? 54 या 55 ग्रेन इनका भार था। और इन पर कोई अभिलेख जो है वो अभिलेख नहीं है। कुछ संकेत सिक्के के एक तरफ जो है वो ऑब्जर्व यानी कि एक तरफ खुदे हुए हैं, एक तरफ ही खुदे हुए हैं, ठीक है। फिर है भारतीय धातु विज्ञान की परंपरा के अनुसार जो है वो कर्षापण, जिसको कर्षपना बोलते हैं, सिक्के जो है वो 32 रति मानक भार में जारी किए जाते थे, 32 रति मानक भार। और एक रति या कृष्णाल जो है वो 1.8 ग्रेन के बराबर होता था, एक रति या एक कृष्णाल। और इस प्रकार जो 32 रति हो गए वो हो गए 57.6 ग्रेन के। तक्षशिला से मिले अधिकांश सिक्कों पर संभवतः कर्षपना सिक्कों का मानक भार ही आधार प्रतीत होता है। इतने पुराने समय में इतने सही मानक भार और सही आकृति के सिक्कों का निर्माण सामान्यतः नहीं हो रहा था, परंतु ये सिक्के खासकर मानक भार को काफ़ी हद तक पूरा करते थे। फिर आगे साहित्यिक साक्ष्य 2, इसमें क्या है? उत्तर वैदिक काल से ही भारतीय परंपरा से शतमाना नामक एक दूसरे मानक भार से संबंध में भी हमें पता चलता है। उत्तर वैदिक काल से ही भारतीय परंपरा से शतमाना नामक एक दूसरे मानक भार के संबंध में भी पता चलता है। इसका शाब्दिक अर्थ था 100 मानक। और इसकी जो है वो इसकी प्राथमिक इकाई संभवतः कृष्णाला थी, जो 1.8 ग्रेन भार के बराबर मानी जाती है। इस प्रकार शतमाना जो है वो 100 इंटू में 1.8 ग्रेन यानी कि 180 ग्रेन का था। फिर आ गया पुरातात्विक साक्ष्य 2, इसमें क्या है? सिक्कों का एक अन्य भंडार काबुल के नज़दीक चमन-ए-हुजूरी से प्राप्त हुआ है। एक बर्तन में यूनानी सिक्कों यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अलावा चांदी के कुछ मुड़े हुए छड़ की आकृति के सिक्के भी हमें मिले हैं। इन सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। ये सिक्के यूनानी और कर्षपना सिक्कों से अलग हैं। इन सिक्कों का वजन 90 तथा 45 ग्रेन है। संभवतः ये सिक्के 180 ग्रेन के शतमाना मानक पर आधारित थे तथा उन्हें आधा शतमाना यानी 90 ग्रेन और 1/4 शतमाना यानी 45 ग्रेन जैसा माना जा सकता है। अब तक पहले का कोई सिक्का 180 ग्रेन भार का नहीं मिला है। निश्चित रूप से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में 2 तरह के भारतीय मानक भार कर्षपना मानक यानी 57.6 ग्रेन तथा शतमाना मानक यानी 180 ग्रेन के चांदी के सिक्के हमें मिलते हैं। कर्षपना सिक्के जो है वो शतमाना सिक्कों की तुलना में अधिक प्रचलित थे। जो कर्षपना सिक्के हैं ना वो शतमाना की बजाय जो है वो अधिक प्रचलन में थे। ये बड़ी संख्या में यानी कि 57.5 ग्रेन भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। और चांदी का सिक्का शतमाना अधिकतम मूल्य का था। इसके बाद कर्षपना का महत्व था। तांबे के मासाल और ककणी कम मूल्य के सिक्के थे। तांबे के मासाल और ककणी कम मूल्य के ये सिक्के थे। फिर आगे कि ये सिक्के आरंभ में किसी शासक द्वारा जारी नहीं किए गए थे। संभवतः इनके मानक भार तथा धातु की शुद्धता का प्रमाणीकरण व्यापारियों द्वारा बनाए गए निशान से होती थी। मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास की संपुष्टि जो है वो बुद्ध के एक बहुत ही धनी व्यक्ति अनाथ पिंडक की प्रसिद्ध कहानी से भी होती है। यह कहा जाता है कि अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती शहर का एक
आनंदमयी बगीचा कौन सा? जेतवन खरीदा और जिसने उसने बाद में बुद्ध को दान दे दिया था। जेतवन की कीमत उनके सिक्के यानी कि कर्सपना थी और उतने सिक्के थी जितने की ज़रूरत उस संपूर्ण आनंदमयी बगीचे को ढकने के लिए होती। इस स्मृति को बरहूत की एक बाद की मूर्ति द्वारा अमर किया गया। बरहूत की एक मूर्ति द्वारा जिसमें जेतवन को सिक्कों से ढका हुआ दिखाया गया है। फिर आगे उधार व्यवस्था कैसी थी? बौद्ध धर्म ग्रंथों में ईना और रीना का जिक्र है। ईना और रीना का जिक्र है जो किसी उद्यम को आरंभ करने के लिए जरूरी माना जाता था। अगर आप कोई उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या ज़रूरी था? ईना और रीना। ठीक है, ये किसी व्यवसाय को कोई आदमी आधा कह, जो ये कहपना है ये क्या है? ये कर्षपना का पाली रूप है। इसके लिए भी आरंभ कर सकता है और इसके बाद में वह हर दिन 50 कहपना कमा सकता है। एक व्यापारी संपन्न हो जाता है जब वह 100 कहपना प्रतिदिन कमाना आरंभ करना स्टार्ट कर देता है। कहता है जो समृद्ध कब होगा? जब वह 100 कहपना प्रतिदिन कमाना स्टार्ट कर देगा। जब 1000 कहपना से अधिक पाता है, क्या कह रहा है ये? दोबारा बताती हूँ। दो शब्द हैं यहाँ पे, एक संपन्न है, एक समृद्ध है। संपन्न हो जाता है जब वो प्रतिदिन 100 कहपना कमाना आरंभ कर देता है और समृद्ध जब माना जाता है जब 1000 कहपना से अधिक पाता है। ठीक है, फिर आगे ये अंगुत्तर निकाय में ये वर्णन है इनका। फिर आगे दीघ निकाय में भी यह बताता है कि उधार लेने वाले ने अपना ऋण चुकाने तथा साथ साथ अपने परिवार का भी निर्वाह कर सकने की सामर्थ्य होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है उधार लेने वाले में एक ऋण चुकाने के साथ साथ अपने परिवार का भी निर्वाह कर सकने में सामर्थ्य होना चाहिए। और इस प्रकार यह पुस्तक जो है वो ऋण की स्पष्ट संभावना बताती है। पाली धर्म ग्रंथों में बार बार आए सेठी गृहपति के जिक्र पर ध्यान देना चाहिए। पहले के साहित्यिक स्रोतों में सेठी गृहपति शब्द नहीं आता है। जो पहले के साहित्यिक सोर्सेज है उसमें सेठी गृहपति शब्द नहीं आता है। पाली धर्म ग्रंथों में क्या है? बार बार आए सेठी गृहपति का जिक्र पर ध्यान देना चाहिए। फिर आ गया गृहपति बहुत धनी व्यक्ति होता था जो सामान्यतः भूस्वामी होता था। ठीक है, ये बहुत धनी व्यक्ति होता था और ये क्या होता था? भूस्वामी होता था। और जो अपने विस्तृत नातेदारी समूह से अपने को अलग करने के लिए गृहपति की विशेष उपाधि को समाज में अपनी स्थिति को दर्शाने के लिए प्रयोग करता था। श्रेष्ठी शब्द पहली बार उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है, परंतु यह शब्द बार बार नहीं आता। समीक्षा की अवधि वाले काल में यानी 600 से 300 ईसा पूर्व हमारे स्रोतों में यह शब्द बार बार आता है तथा इसका अर्थ होता है एक बहुत ही धनी व्यापारी। फिर आता है सेठी और गृहपति। न तो सेठी जैसा था न ही गृहपति जैसा था। पाली सोर्सेज एक दूसरे के बदले तीनों शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ऐसा संकेत मिलता है कि संभवतः गृहपति अपने धन का एक हिस्सा व्यापार में लगाते थे और इस तरह व्यापार की दुनिया से जुड़े थे, लेकिन वे खुद सेठी नहीं होते थे। ठीक है, वे धनी थे तो एक हिस्सा अपना व्यापार में लगाते थे, तो व्यापार से जुड़े होते थे, इसलिए वो गृहपति भी हो गए सेठी भी हो गए। मतलब कि पूरी तरह सेठी नहीं थे और पूरी तरह गृहपति भी नहीं थे, तो दोनों के आगे। फिर आ गया द्वितीय शहरीकरण का उद्भव। शहरी केंद्र साहित्यिक सोर्सेज और पुरातात्विक साक्ष्य सबसे पहले क्या क्या है? तो उसमें आएंगे कि वैदिक साहित्य ग्राम्य संस्कृति से ओतप्रोत है। नगर तो वैदिक साहित्य से वस्तुतः गायब ही है। दूसरी ओर बौद्ध साहित्य नगरों तथा शहरों के जिक्र का तथा वर्णन से भरे पड़े हैं। दूसरी ओर जो बौद्ध साहित्य है वो, और पाली धर्म ग्रंथों में 60 शहरों का जिक्र हमें मिलता है। कितने? 60 शहरों का जिक्र हमें मिलता है। इनमें से 6 शहर चंपा, राजगृह, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती तथा कुशीनारा ज़्यादा प्रमुख थे। कौन कौन प्रमुख थे भाई? चंपा है, राजगृह है, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनारा, ये सभी शहर गंगा घाटी के मध्य में स्थित थे। हस्तिनापुर, मथुरा, कौंडिल्य, अहि, छत्तर जैसे शहर गंगा यमुना दोआब तथा उच्च गंगा घाटी के इलाके में भी प्रकट हुए और उज्जैनी तथा तक्षशिला गंगा घाटी के बाहर स्थित थे। ये याद रखना, गंगा घाटी के बाहर कौन से हैं? उज्जैनी तथा तक्षशिला। फिर आगे स्पष्ट है कि महानगर 6 जो महानगर है मध्य गंगा घाटी में केंद्रित थे और जो इस काल के दूरगामी परिवर्तनों का प्रधान रंगमंच था। पाणिनि
पाणिनी जो सलातूरा यानी सियालकोट के नज़दीक पड़ता है पंजाब में, वहाँ के निवासी थे और वर्णन करते हैं कि पूर्व यानी प्राच्य दिशा की ओर बहुत से नगर थे। ऐसा लगता है कि मध्य गंगा घाटी में विकसित नगरों से वे अवगत थे। फिर अतरंजी खेड़ा आ जाता है। ये उन महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है जहाँ एक प्रभावकारी शहर के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। वैसे साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात किसी शहर से इसकी पहचान नहीं की जाती है। जो अतरंजी खेड़ा है वहाँ पे चित्रित धूसर मृद भांड यानी कि PWG पेंटेड वेयर ग्रे, ये इनका स्तर जो है वो 900 से 500 ईसा पूर्व यानी 650 वर्ग मीटर तक फैला है। परंतु इसके बाद का स्तर है जो उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड NBPW का है, जो 180 × 550 मीटर तक विस्तृत है। ठीक है, फिर कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह स्थल एक शहरी आयाम ले लेता है। कब तक? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और स्थल के आकार में स्पष्ट वृद्धि होती है जो जनसंख्या में वृद्धि की ओर सभी संकेत करता है। फिर अतरंजी खेड़ा हमें ये पढ़ लिया। अब आ गया राजघाट। राजघाट क्या है कि प्राचीन नगरों की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है इनके चारों ओर की किलेबंदी। इसमें महत्वपूर्ण विशेषताओं में क्या है? चारों ओर इनकी किलेबंदी थी। ठीक है, जो राजघाट है जो काशी महाजनपद की राजधानी थी। और अब हम जो पढ़ रहे हैं ये जो मध्य गंगा घाटी में जो विकसित समृद्ध शहर नगर थे ना, वो पढ़ रहे हैं हम। ये राजधानी किसकी थी? काशी महाजनपद की थी। वाराणसी का भग्न अवशेष है, वाराणसी का भग्नावशेष है। यहाँ से NBPW के आगमन से पूर्व ही किलेबंदी का अवशेष मिलते हैं। NBPW बाद में आता है, इससे पहले ही यहाँ पे किलेबंदी के अवशेष मिल जाते हैं। और यह किलेबंदी जो है वो 650 ईस्वी पूर्व के पहले की गई थी। फिर आ गया राजगृह। सबसे पहले अतरंजी खेड़ा, फिर राजघाट, अब राजगृह। ये मगध की राजधानी राजगीर या राजगृह अपने 40 किलोमीटर की परिधि में बने पत्थर की किलेबंदी के लिए विख्यात थी। ये क्यों विख्यात थी? क्योंकि 40 किलोमीटर तक पत्थर की बनी हुई किलेबंदी थी यहाँ पे। और राजगृह के चारों ओर 5 पहाड़ियाँ थी, 5 पहाड़ियों से घिरे हुए, इसीलिए तो राजगृह कहा जाता है इनको। और फिर आ गया कि उज्जैनी और एरन। उज्जैनी एरन में क्या है कि गंगा घाटी से बाहर 2 शहरी स्थल मध्य प्रदेश में थे। एक था उज्जैनी तथा दूसरा एरन यानी पूर्वी मालवा। इन दोनों शहरों की किलेबंदी 700 ईस्वी पूर्व में हो चुकी थी, जो NBPW के आगमन से पूर्व का है। ये भी NBPW से पूर्व का है, तो ये भी वहाँ पर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में विकसित शहर हो गया था। फिर आ गया कि तक्षशिला। भीर टीले की खुदाई से आवास का स्थान तथा रहने वालों के घर पाए गए हैं। जो तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी है ना, तक्षशिला वहाँ के प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर आ गया FR आलचनी मानते हैं कि दक्षिण एशिया में पुरातात्विक दृष्टि से जो स्थल सर्वप्रथम नगर होने का दावा कर सकता है वह है कांधार, जो दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में है। ये याद रखना है, मैं तक्षशिला है ना, ये सबसे पहले नगर होने का दावा करता है। भी दक्षिण एशिया में अगर पुरातात्विक दृष्टि से हम देखें तो ऐसा पहला नगर होने का दावा है भी जो कांधार है, और जो दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, कांधार है, ये सर्वप्रथम नगर होने का दावा करता है पुरातात्विक दृष्टि से। फिर आ गया मथुरा। मथुरा में क्या मिलता है? मथुरा में क्या है कि यह पुरातात्विक अवशेष यह भी संकेत करते हैं कि सूरसेन महाजनपद है, वहाँ पे यमुना नदी के किनारे मथुरा अस्तित्व में आ चुका था। परंतु पुरातात्विक अवशेष उतने समृद्ध नहीं है जितने कि अतरंजी खेड़ा से हमें प्राप्त हुए हैं। और जो अगुंतर निकाय है वो तिरस्कार पूर्वक मथुरा को क्या बोलते हैं? एक धूल भरा शहर बताते हैं, ये याद रखना है। अंगुत्तर निकाय तिरस्कार पूर्वक मथुरा को एक धूल भरा शहर बताता है, जहाँ की सड़कें बहुत खराब थी, आर्थिक हालात इतना ख़राब था कि बौद्ध भिक्षुओं को भीख मिलना भी आसान नहीं था वहाँ पे। फिर श्रावस्ती आ जाता। श्रावस्ती कौशल महाजनपद का एक प्रधान शहर श्रावस्ती था, जो बुद्ध की याद से पवित्र था।
श्रावस्ती में उत्खनन स्पष्ट रूप से इसके 600 ईस्वी पूर्व तक शहरी चरित्र को दर्शाते हैं और पुरातात्विक अवशेषों के अनुसार श्रावस्ती बहुत सारे शिल्पों का प्रधान केंद्र था। श्रावस्ती क्या है? बहुत सारे शिल्पों का प्रधान केंद्र था। खासकर यहाँ मनके बनाने के लिए जाना जाता था। फिर आ गया कौशाम्बी आ गया हमारे पास। कौशाम्बी है वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, जिसके कुछ भागों का उत्खनन हुआ है। कौशाम्बी के चारों ओर कच्ची ईंटों की विशाल किलेबंदी की गई थी। कच्ची ईंटों की किलेबंदी है जिसके कुछ भागों का उत्खनन हुआ है, ठीक है। फिर जी.आर. शर्मा जिन्होंने यहाँ खुदाई करवाई, इसे ईसा पूर्व की 1000 का बतलाते हैं। ईसा पूर्व 1000 का। अधिकांश पुरातत्व विशेषज्ञ इसे इतना पुराना नहीं मानते, जो कि ईसा पूर्व 600 ईस्वी का हो, 600 ईसा पूर्व का। जॉर्ज इरडोसी का हाल ही में गहन अध्ययन बताता है कि कौशाम्बी जो है वो 60 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। ये याद रखना है। इरडोसी क्या बता रहा है भी हाल ही में गहन अध्ययन के बाद कि ये जो है वो कौशाम्बी क्षेत्र है वो 60 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। फिर आ जाता है निसंदेह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल था। निसंदेह यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल था, परंतु यह अकेला नहीं था। इसके पास 2 और शहर थे जो 12 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए थे, कड़ा और श्रृंगवेरपुरा। इसके के बीच में एक स्थल 6.2 हेक्टेयर का था। इसी प्रकार एक और स्थल जो कौशाम्बी और श्रृंगवेरपुरा के बीच में था, उसका माप 6.75 हेक्टेयर का था। कौशाम्बी के आसपास 0.42 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच के आकार के 16 स्थल हमें मिले हैं। कौशाम्बी के आसपास 0.42 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच के आकार का, ठीक है। फिर आ गया कौशाम्बी जैसा एक विशाल और प्रधान शहर आसपास के छोटे तथा सहायक शहरों से संबंधित था, और जो कौशाम्बी के पास का सबसे छोटा स्थल जो है वो करीब ग्रामीण था, जहाँ कृषि तथा शिल्प दोनों का कार्यकलाप मौजूद थे, ठीक है। दोनों का कार्यकलाप मौजूद थे। कड़ा और श्रृंगवेरपुरा जैसे बड़े स्थल प्रतिदिन की जरूरत की तथा विलासिता की वस्तुओं का निर्माण करते थे, और इन सभी क्षेत्रों में कौशाम्बी सबसे ऊपर था तथा व्यापार का प्रमुख केंद्र था। और इस तरह इस क्षेत्र का सर्वोच्च राजनीतिक केंद्र भी था, ठीक है। यह है तो इसमें क्या याद रखना है मेन तो ये याद रखना है इसमें कि कौशाम्बी है ये विशाल और प्रधान शहर था ये, और इनके आसपास ने छोटे भी थे और बड़े शहर भी थे। जो छोटे छोटे शहर थे इनके आसपास वो ग्रामीण थे, जो कृषि और शिल्प दोनों कार्य करते थे, और जो बड़े बड़े शहर थे ना, जैसे कड़ा है, श्रृंगवेरपुरा है, ये शहर जो है वो कड़ा श्रृंगवेरपुरा विलासिता की वस्तुएं और दैनिक प्रतिदिन की वस्तुएं जो है वो उन वस्तुओं का निर्माण करते थे ये, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में कौशाम्बी सबसे ऊपर था तथा व्यापार का ये प्रमुख केंद्र था। ये मेन चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। फिर आ गया कुशीनगर। कुशीनगर में क्या है? पुरातात्विक अवशेष यह सिद्ध करते हैं कि कुशीनगर, जहाँ बुद्ध ने परिनिर्वाण पाया, की तुलना कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, उज्जैनी की संपदा और तथा विस्तार से नहीं की जा सकती। सारे प्रधान शहर जो है वो राजनीतिक केंद्र भी थे। बुद्ध के समय के शहरी केंद्रों जैसे उज्जैनी और तक्षशिला में राजनीतिक तथा बाजार केंद्र दोनों भूमिकाओं का समायोजन था, ठीक है। कुछ केंद्र जैसे कि केंद्र कौन कौन से? उज्जैनी और तक्षशिला में राजनीतिक और बाजार केंद्र दोनों भूमिकाओं का समायोजन था ये। और कुछ शहरी केंद्रों ने एक साथ ही राजनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक केंद्र बनने के कारण ख्याति अर्जित की, जैसे वाराणसी और श्रावस्ती। ये जो वाराणसी और श्रावस्ती है, इन्होंने यहाँ पे राजनीतिक भी, व्यापारिक भी, सांस्कृतिक भी ये केंद्र बनने के कारण ये उन्होंने भी ख्याति प्राप्त की थी। फिर कौशाम्बी है। कौशाम्बी के महल की संरचना के अतिरिक्त जो है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अन्य किसी भी महल की संरचना का विवरण यहाँ नहीं मिलता है। घरों के निकले गंदे पानी के लिए गड्ढे बनाए जाते थे,
और जिसमें पक्की मिट्टी के, जो पकी हुई मिट्टी है वहाँ से बड़े बड़े पात्र रखे जाते थे उनके पकी हुई मिट्टी के, और कुछ स्थानों से नाली तथा मल स्थलों के भी प्रमाण हमें मिलते हैं। फिर पाटलिपुत्र आ गया। यह काफ़ी दिलचस्प बात है कि पाली धर्म ग्रंथ द्वारा प्रस्तुत की गई नगरों की सूची में उत्तर भारत का प्रधान, कहाँ का, उत्तर भारत का प्रधान राजनीतिक केंद्र व सबसे महान नगर पाटलिपुत्र का नाम नहीं है। ये याद रखना है, पाली ग्रंथ में पाटलिपुत्र का नाम नहीं है। महापरिनिर्वाण सूत्र इसे गंगा तथा सोन नदी के मिलन स्थल पर बसा पाटलीगामा बताता है। कौन? महापरिनिर्वाण सूत्र में इसे गंगा व सोन नदी के मिलन स्थल पर बसा हुआ पाटलीगामा जो है वो बताता है। ठीक है, यह नगर या पुरा के रूप में वर्णित नहीं है, बल्कि इसका वर्णन पुटभेदना के रूप में किया गया है। किसके रूप में? पुटभेदना। पुटभेदना का अर्थ क्या होता है? वो ऐसा स्थान होता है जहाँ व्यापार के माल वाले संदूक के ढक्कन, यानी ढक्कन को बोलते हैं पुट, को तोड़ा या भेदा जाता था। और दूसरे शब्दों में पुटभेदना का मतलब ऐसे बाजार केंद्र थे जहां सामानों का संचय किया जाता था, मतलब इकट्ठे किए जाते थे। जब बुद्ध यहाँ से गुजरे तो ऐसा कहा जाता है कि वज्जी महाजनपद के आक्रमण से सुरक्षा के लिए इसकी किलेबंदी की जा रही थी। किसकी सुरक्षा के लिए? वज्जी महाजनपद के आक्रमण हो रहा था इनका, और उनसे सुरक्षा के लिए यहाँ पे किलेबंदी की जा रही थी। बुद्ध एक व्यापार केंद्र और सामरिक दृष्टि से इसकी महत्वपूर्ण स्थिति को समझने में असफल नहीं रहे। उन्होंने पुटभेदना के बड़े शहरी केंद्र यानी कि अगनगरा में उदय के महान भविष्य की भविष्यवाणी की थी। फिर आगे, उद्यन के शासनकाल में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलीग्राम लाई गई। उद्यन के शासनकाल में लाई गई है, और ये HPSC फर्स्ट में आया भी है प्री एग्जाम में। उद्यन के शासनकाल में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलीग्राम लाई गई, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध जो है वो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। पुराणों के अनुसार बृहदर्थ वंशीय जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे, और मगध के उद्भव में भौगोलिक स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान था। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर, और उत्तर में गंगा नदी, इसके उत्तर में कौन सी नदी? गंगा नदी थी, गंगा नदी तक विस्तृत था। और मगध की पहली राजधानी राजगृह थी, और कालांतर में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। ठीक है, पहली राजधानी राजगृह, फिर पाटलिपुत्र। फिर हर्यक वंश के नरेशों ने हर्यक वंश के वैभव को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया, जिसमें बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु के नाम प्रमुख है। ये दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं, और वैवाहिक संबंधों, विजय और कूटनीति से बिंबिसार ने मगध को ईसा पूर्व 6ठी सदी में सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य में इसको तब्दील कर दिया। अब आ गए मगध के प्रमुख राजवंश। हर्यक वंश आता है सबसे पहले 544 से 412 ईस्वी पूर्व। तो नाग वंश की उपशाखा हर्यक वंश के बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? नाग वंश की उपशाखा हर्यक वंश के बिंबिसार ने। फिर है उप प्रमुख शासक कौन कौन थे? सबसे पहले बिंबिसार ही आ जाता है, और 544 से 492 तक रहते हैं ये, ईसा पूर्व 492। फिर आता है बिंबिसार इस वंश का संस्थापक एवं शक्तिशाली शासक था। 15 वर्षों में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया, और इनका अन्य नाम जो है वो श्रेणिक माना जाता है। अन्य नाम क्या है ये याद रखना, अन्य नाम श्रेणिक। किसका अन्य नाम है? ये बिंबिसार का अन्य नाम है, जैन साहित्य में मिलता है श्रेणिक इसका नाम। हर्यक वंशी राजा श्रेणिक व क्षेत्रोजस उपाधि लगाते थे। हर्यक वंशी राजा जो है वो श्रेणिक और क्षेत्रोजस। इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। तब मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। और बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव जो है विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी, इसका विस्तार किया। उसने 3 विवाह किए थे। कौन कौन से 3 विवाह किए? प्रथम पत्नी महाकोशला देवी थी, जो कौशल राज की पुत्री थी और प्रसेनजित की बहन थी, महाकोशला देवी। और इसके साथ दहेज में उन्हें काशी प्रांत मिला था। महाकोशला देवी इसका नाम है, और कौशल राज की पुत्री थी, और इन्हें दहेज में क्या मिला था? काशी प्रांत मिला था, जिसे 1 लाख की वार्षिक
इससे क्या होती थी, 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चलन्ना थी, जिसको छलना भी बोलते हैं, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। फिर आ गया तीसरी पत्नी क्षेमा, जो पंजाब के मदर कुल की राजकुमारी थी। बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से जुड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम एवं उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। और बौद्ध ग्रंथ महावग के अनुसार बिंबिसार की 500 पत्नियां थी। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ है महावग, उसके अनुसार बिंबिसार ने अंगराज्य को जीतकर उसे अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, अजातशत्रु को कहाँ पे? अंगराज्य को जीतकर वहाँ का शासक बना देता है। अब आ गया जी, बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत से मित्रता कर ली थी। अवंती का शासक था चंडप्रद्योत, मित्रता कर ली और वहाँ के राज्य वेद था जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा था। ठीक है, फिर आ गया जीवक के बारे में पढ़ेंगे। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। जीवक जो है वो राजगृह यानी वर्तमान राजगीर की गणिका शालवती का पुत्र था। ठीक है, यह आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय गया था। यहाँ से उन्होंने आयुर्वेद में निष्णात होने के पश्चात वह राजगृह लौट आया और राजगृह में वह बिंबिसार के राजवेद बन गया और इसके अलावा वह गौतम बुद्ध का भी राजवेद था। ठीक है, गौतम बुद्ध का भी। अवंती के सम्राट चंडप्रद्योत के बीमार होने पर बिंबिसार ने उसने राजवेद जीवक को उपचार के लिए वहाँ पे भेजा था। बिंबिसार की हत्या हो जाती है तो उसका पुत्र अजातशत्रु जो उसका पुत्र था ना अजातशत्रु, वही उसकी हत्या कर देता है और 492 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अब अजातशत्रु बैठ जाता है। प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन थे? सबतक महामात्र, जिसको सर्वात्तक महामात्र बोलते हैं, सामान्य प्रशासन व्यवहारिक महामात्र, जिसको प्रधान न्यायाधीश बोलते हैं, और सेनानायक महामात्र, जिसको सेना का प्रधान अधिकारी बोलते हैं। कौन कौन है? सबसे पहले है सबतक महामात्र, जिसको सामान्य प्रशासन चलाने वाला बोलते हैं, व्यवहारिक महामात्र व्यवहारिक प्रधान न्यायाधीश हो गया, और सेनानायक हो गया सेना का प्रधान अधिकारी। अब अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। 492 से 460 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु का उपनाम पुणिक था। ठीक है, और उनका नाम श्रेणिक था, इनका है उपनाम पुणिक, और वह जैन मतानुयायी था। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध भी हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध हुआ और प्रसेनजीत की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो जाता है। अजातशत्रु का मंत्री कौन था? वस्कार था। वस्कार ने महात्मा बुद्ध से राजगृह में भेंट की थी। कहाँ पे की थी? राजगृह में, और वज्जी संघ का विनाश कर दिया था। कौन से संघ का? वज्जी संघ। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजीरा, प्रसेनजीत की पुत्री कौन थी? वाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया जाता है, और प्रसेनजीत की जो बहन थी उसका विवाह इसके पिता के साथ होता है, और अपनी पुत्री का विवाह वाजीरा का अजातशत्रु के साथ करता है। सर्वप्रथम अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण, पाटलिपुत्र में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है? अजातशत्रु करवाता है। अजातशत्रु का लिच्छवियों से युद्ध होता है और उसने कूटनीतिक मित्र वस्कार की सहायता से अपने उसने जो है वो लिच्छवियों पर विजय प्राप्त कर ली। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मुसल, अब ये भी बहुत आते हैं भी किसने ये मतलब कि कौन से हथियारों का प्रयोग किया इसने? रथ मुसल और महाशिला कंटक। ठीक है, तो महाशिला कंटक और रथ मुसल जो है वो कौन से युद्ध में? लिच्छवियों के विरुद्ध जब युद्ध होता है उसमें। ठीक है, बाद में काशी और वैशाली दोनों मगध के अंग बन जाते हैं। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों, सुत्त पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया जाता है। ये याद रखना है हमें कि बुद्ध की शिक्षाओं को, सबसे पहले तो ये याद रखना है कौन सी गुफा है? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा है, और वहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित होती है अजातशत्रु के समय में, और इनमें जो है वो शिक्षाओं को 2 पिटकों में, सुत्त पिटक विनय पिटक में विभाजित हो जाता है। फिर आगे अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु कब होती है? 8वें वर्ष, अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें साल। फिर अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया और पुराणों के अनुसार 28 वर्ष माना जाता है। तत्पश्चात
जिसका पुत्र उदायन है वो उसकी हत्या कर देता है। भास के अनुसार मगध नरेश दर्शक की भगिनी यानी बहन पद्मावती का विवाह वत्सराज उद्यन के साथ हुआ था। किसका? उद्यन के साथ। और किस? पद्मावती का। और नरेश दर्शक की भगिनी थी ये, मतलब बहन थी ये, ठीक है। भास के अनुसार है ये कथन। फिर आ गया उद्यन या उदयभद्र 460 से 444 ईस्वी पूर्व इसका शासन है। और पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदायन ने गंगा और सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र यानी कि कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है। उदयन ने गंगा व सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमपुरा भी बोलते हैं, ये है नगर की स्थापना की तथा उसने अपनी राजधानी भी इसको बनाया। और वह जैन मतानुयायी था। उदयन कौन था? जैन मतानुयायी था। कहीं हम ये सोचे भी इनके पिता ने बौद्ध संगीति करवाई थी, तो ये भी बौद्ध मतानुयायी था, लेकिन ये जो उदयन है ये जैन मत का अनुयायी था। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध था, मुंडक था और नागदशक था। कौन कौन थे? अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। फिर आगे नोट करने वाली बात क्या है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, ठीक है, नागदशक था। इसे अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत करके मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग ने हटा दिया, ठीक है। फिर शिशुनाग नामक एक नए वंश की यहाँ पे स्थापना पड़ जाती है। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता भी कहा गया है। किसमें कहा गया? बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है उदयन को पितृहंता। वैसे तो ये पूरे वंश को ही पितृहंता कहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर शासक आ जाए तो उदयन आएगा। अब आ गया शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व। इस वंश का संस्थापक है वो शिशुनाग को माना जाता है। किसको? शिशुनाग को। और इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ गया। प्रमुख शासक कौन कौन है? शिशुनाग है सबसे पहले 412 से 394 ईस्वी पूर्व। इसने अवंती और वत्स राज्य पर अधिकार करके उन्हें मगध साम्राज्य में मिला लेता है। शिशुनाग है किस किस को जीत रहा है? अवंती और वत्स राज्य को। उसने जो है वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग किसको राजधानी बना रहा है? वैशाली को। और उसके शासन के समय में मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग जो है वो सम्मिलित था। महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र आता है और कालाशोक जो है वो उसका नाम है और वो गद्दी पर बैठता है। फिर आ गया कालाशोक। कालाशोक जिसको काकवर्ण भी बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड 394 से 366 ईस्वी पूर्व का है। और इसका नाम पुराण तथा दिव्य अवदान में काकवर्ण मिलता है। किस में मिलता है इसका नाम? पुराण और दिव्य अवदान में क्या नाम मिलता है? काकवर्ण। और उसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी, बीच में वैशाली को राजधानी बना रहा है एक, कौन बना रहा है? शिशुनाग। और उसका जो पुत्र आता है कालाशोक, वो फिर वापिस पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लेता है। 28 वर्षों तक इसने शासन किया और इस समय वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। अजातशत्रु के समय में पहली थी, दूसरी है कालाशोक के समय में। इस समय बौद्ध संघ जो है वो दो भागों में महावीर और स्थविर और महासंगिक में बंट जाता है, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में और बौद्ध संघ 2 भागों में स्थविर और महासंगिक में बंट जाता है। बाण भट्टचरित जो हर्षचरित है, इसके अनुसार महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर पाटलिपुत्र के काकवर्ण की हत्या कर दी थी। और महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, ठीक है, जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु यानी 366 ईस्वी पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन भी किया था। लगभग 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था इन्होंने। अब आ गया जी नंद वंश 344 से 324 या 23 ईसा पूर्व। नंद वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? महापद्म नंद माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में नंद वंश के 9 शासक मिलते हैं हमें। उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविष्णिक, दशसिद्धक, केवर्त और धंग का वर्णन हमें मिलता है। कौन कौन है? उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक, दशसिद्धक, केवर्त और धन का वर्णन। धनानंद बोलते हैं जिसको, धन। फिर है प्रमुख शासक। सबसे पहले महापद्मनंद आता है। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद एक शूद्र था, ठीक है। इसकी जो ये उपाधि है ये बहुत बार आ जाती है, दूसरा नाम
क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, और भार्गव यानी परशुराम का दूसरा अवतार किसको कहा जाता है? भार्गव, ये बोला जाता है महापद्म नंद को। फिर आता है कि इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और एक राट एवं एक क्षत्र की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? एक राट और एक क्षत्र की उपाधि। महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। उग्रसेन किसकी उपाधि है? ये है महापद्म नंद की, और महाबोधि वंश में उसको उग्रसेन कहा गया है। 8 इसके पुत्र थे। धनानंद भी इसका एक पुत्र था जो नंद वंश का अंतिम शासक था। व्याकरण आचार्य पाणिनि जो है वो महापद्म नंद के मित्र थे, महापद्म नंद के। फिर घनानंद आ गया। धनानंद क्या है? यह सिकंदर का समकालीन माना जाता है। इसके समय में 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, जो ग्रीक यानी यूनानी लेखकों ने इसे अगरमीज कहा था। ग्रीक और यूनानी लेखकों ने इसे क्या कहा? अगरमीज। धनानंद ने जनता पर बहुत से कर लगा रखे थे और जनता असंतुष्ट थी इससे। घनानंद ने दरबार में चाणक्य यानी तक्षशिला का जो आचार्य था वो आया था तो इसका अपमान किया था। 323 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर देते हैं और मौर्य वंश की नींव रख देते हैं। फिर नंदों के विनाश में जैन धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जैन धर्म ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो सुविधाजनक, एक तो भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी वहाँ की, और निम्न मध्य गंगा के मैदानों पर नियंत्रण जो है वो संभव हो सका था, जिससे भौगोलिक स्थिति अच्छी होने से। और तांबे और लोहे की खानें यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में थी, जिससे कि है वो बेहतर टाइप के जो उपकरण और हथियार निर्माण होने लगे। फिर जलोढ़ मिट्टी का जमाव था जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान थी। और मगध की दोनों राजधानियाँ, एक राजगृह एक पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। जो राजगृह है वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, तो शत्रुओं से इनसे रक्षा की जा सकती थी आसानी से। पाटलिपुत्र है वो गंगा और सोन के संगम यानी गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, गंगा, सोन और गंडक नदी। अतः यह जल दुर्ग से सुरक्षित थी। ठीक है, वो पहाड़ियों से सुरक्षित थी, ये जल दुर्ग से। दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी भी प्राप्त होते थे। ठीक है, एक तो यहाँ पे इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी, और यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्धों में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। अब आगे वंश का नाम, राजा का नाम और शासनकाल। सबसे पहले हर्यक वंश है और इसमें राजा कौन कौन से होते हैं? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। जो बिंबिसार है वो 52 वर्ष रहे, अजातशत्रु 32 वर्ष, उदयन है 48 वर्ष। शिशुनाग वंश है, इसमें शिशुनाग, काकवर्ण और काकवर्ण के 10 पुत्र। ठीक है, जो शिशुनाग है वो 18 वर्ष तक शासन करता है, 412 से 394। काकवर्ण 28 वर्ष, 394 से 366, और काकवर्ण के 10 पुत्र है, बाद में 22 साल तक 344 ईस्वी पूर्व तक शासन करते हैं। फिर नंद वंश आ जाता है, महापद्म नंद और उसके 8 पुत्र 22 वर्ष तक शासन करते हैं, ये 344 से 323 ईस्वी पूर्व तक। फिर आगे भारत में हखामनी यानी ईरानी वंश आ गए, और इसके साथ साथ यूनानी आक्रमण। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। इसमें कौन कौन थे? कंबोज, कांधार और मद्र जो है वो प्रमुख थे। उन दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेशों में घोर अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण था। मध्य एशिया और यूरोप से होने वाले व्यापार वाणिज्य के माध्यम से पश्चिम उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा, और विदेशी आक्रांताओं का ध्यान जो है वो भारत के सामरिक और समृद्धशाली भूभाग की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। यह वही काल है जब मध्य भारत में छोटे छोटे राज्य मगध साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियों के शिकार हो रहे थे। ऐसे में मगध के जो नंद राजाओं ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने की न सोच के भारतीय सीमा में अपने राज्य का विस्तार करने की शक्ति लगा रखी थी। फिर हकामनी या पारसिक आक्रमण आ गए, और क्रूस व साइरस द्वितीय सबसे पहले आता है 558 से 529 ईस्वी पूर्व। क्रूस और साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय ने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य ईरान में हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ईरान में साइरस द्वितीय एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः थोड़े ही समय में वह पश्चिमी एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन जाता है। और साइरस ने जो है वो सिंध के पश्चिम में भारत के सीमावर्ती क्षेत्र की विजय की, और प्लिनी के विवरण से हमें ज्ञात होता है कि साइरस ने कपिशा नगर को ध्वस्त किया था।
कौन से? कपीशा नगर को। और किससे पता चलता है? प्लिनी के विवरण से। साइरिस की मृत्यु जो है वो कैस्पियन क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हो जाती है। डरबाइक नामक जनजाति कैस्पियन क्षेत्र में। उसका पुत्र जो है वो जिसका नाम है कैम्बिसीज द्वितीय 529 से 522 इसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ और वह गृह युद्ध में ही उलझा रहा और उसके समय में हकामनी साम्राज्य का भारत की ओर कोई विस्तार न हो सका। जो उसका पुत्र था कैम्बिसीज द्वितीय वो गृह युद्ध में ही उलझा रहा, तो उसके बाद में जो है वो इसका हकामनी साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ भारत में। ठीक है। फिर मेगास्थनीज के अनुसार काबुल घाटी के मार्ग से हेराक्लीज, काबुल घाटी के मार्ग से कौन कौन? हेराक्लीज, डायनोसियस, सिकंदर को छोड़कर अन्य किसी विदेशी शक्ति द्वारा न तो भारतीय कभी जीते गए न तो भारतीय कभी जीते गए और न ही उन्होंने स्वयं को युद्ध में फंसाया। फिर यद्यपि पारसिकों ने हिड्रक यानी शूद्रक सैनिकों को भाड़े पर लड़ने के लिए बुलाया था, तथापि पारसिकों ने स्वयं भारत पर आक्रमण नहीं किया था। ये मेगास्थनीज का वर्णन है। एक बार और बता देती हूँ क्या कह रहा है मेगास्थनीज। क्या कह रहा है? काबुल घाटी के मार्ग से हेराक्लिस, डायनोसियस, सिकंदर को छोड़ के अन्य किसी भी विदेशी शक्ति ने न तो भारतीयों को कभी जीत पाए और न ही उन्होंने स्वयं को युद्ध में फंसाया यहाँ पे भारत में। और कह रहा है भी यद्यपि पारसिकों ने हिंड्रक यानी शूद्रक सैनिकों को बाड़े पर लड़ने के लिए बुलाया था, लेकिन पारसिकों ने स्वयं भारत पर आक्रमण नहीं किया। ये मेगास्थनीज कह रहा है। साइरस की जीवनी साइरोपीडिया का लेखक जेनोफोन था। ठीक है। साइरस की जीवनी है साइरोपीडिया, इसका लेखक कौन है? जेनोफोन। फिर आ गया दारा प्रथम, डेरियस प्रथम बोलते हैं 522 से 486 ईस्वी पूर्व। भारत पर आक्रमण करने के बाद ये सीक्वेंस में भी आ सकते हैं, याद रखना है। सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले है कुरुस या साइरस द्वितीय 558 से 529 और बाद में दारा प्रथम आ रहा है। डेरियस प्रथम बोलते हैं इसको 522 से 486 ईस्वी पूर्व। ये भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम यानी डेरियस प्रथम को प्राप्त हुई थी। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा ने यूनानी सेनापति स्काइलेक्स ने, दारा का एक यूनानी सेनापति था स्काइलेक्स, इसने सिंधु से भारतीय समुद्र में उतरकर अरब और मकरान तटों का पता लगाया था। दारा प्रथम ने 518 ईस्वी पूर्व में सर्वप्रथम गांधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिलाया था। सबसे पहले गांधार को जीतता है 518 ईस्वी पूर्व में। भारत में दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। ठीक है। भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत 20वें नंबर पर था जीता हुआ, हेरोडोट्स के अनुसार है ये। और कंबोज और गांधार पर भी उसका अधिकार था। कंबोज और गांधार। दारा प्रथम के 3 अभिलेखों बहिस्तून है, पर्सिपोलिस है, नक्शे रुस्तम है। बहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम से यह पता चलता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया था। फिर आगे सतगु, सप्त सिंधु बोलते हैं, गदर गंधार बोलते हैं, हिंदू सिंधु को बोलते हैं, का उल्लेख हमें बेहिस्तून अभिलेख से मिलता है। बेहिस्तून अभिलेख से क्या मिलता है? सतगु, गद्दर और हिंदू का उल्लेख हमें मिलता है। बेहिस्तून अभिलेख के अनुसार दारा प्रथम के साम्राज्य में 23 प्रांत थे। फिर आ गया क्षारस या जरक्षिज लगभग 486 से 465 ईस्वी पूर्व। यह दारा का पुत्र था। क्षारस या जरक्षिज जो है वो कहता है ये दारा का पुत्र था और अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा, किंतु यह यूनानियों द्वारा परास्त हो जाता है और अपनी फौज में भारतीयों को शामिल करता है। पर्सिपोलिस अभिलेख के अनुसार सतगु, गदर, सिंध के प्रदेश जरक्षिज के अधीन थे। फिर आगे जरक्षिज के उत्तराधिकारी व पारसिक साम्राज्य का विनाश कैसे होता है? जरक्षिज की मृत्यु हो जाती है। तत्कालीन उत्तराधिकारी क्रमशः अंतर जरक्षिज प्रथम और अंतर जरक्षिज द्वितीय हुए। साक्ष्यों से पता चलता है कि उत्तराधिकारियों ने दारा प्रथम द्वारा निर्मित साम्राज्यों को सुरक्षित रखा था। पारसिकों का अंतिम सम्राट दारा थर्ड माना जाता है। अंतिम सम्राट कौन माना जाता है? दारा थर्ड। और 360 से 330 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। और दारा तृतीय की यूनानी सिकंदर, दारा तृतीय यानी दारा थर्ड है, वो यूनानी सिकंदर ने आरबेला के युद्ध में, ये याद रखना है, ये युद्ध बहुत बार आता है। दारा थर्ड का यूनानी सिकंदर से युद्ध होता है, आरबेला का युद्ध माना जाता है, 331 ईस्वी पूर्व में होता है।
और यहाँ पे बुरी तरह से वो परास्त हो जाता है। इस प्रकार पारसिकों का विनाश हो जाता है। जो अंतर्जरक्षिस द्वितीय के राजवैद्य टेशियस थे, ठीक है, ये याद रखना है। अंतर्जरक्षिस द्वितीय के राजवैद्य कौन माने जाते हैं? टेशियस माने जाते हैं। और फिर आगे हकमनी या ईरानियों द्वारा भारत के क्षेत्रों में आक्रमण। ईरानी सम्राटों का पश्चिम में सुदृढ़ कहता है। आक्रमण के कारण क्या था? एक तो था ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता, फिर है कि भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों की अस्थिर और अराजक राजनीतिक परिस्थितियाँ, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व था, उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति। स्काइलेक्स ने भारत से पश्चिमी देशों तक एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। स्काइलेक्स को भेजा था ना। फिर आगे हकमनी या ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? ईरानी आक्रमण का भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला तो है कि समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। पश्चिमोत्तर भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली जो ख्रोष्टी लिपि है, दाईं से बाईं लिखी जाने वाली ख्रोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। और अशोक के कुछ अभिलेख जो है वो ख्रोष्टी लिपि में उत्कीर्ण भी हमें मिलते हैं। ईरानियों की अरामाइक लिपि जो है उसका प्रचार प्रसार हुआ। और अभिलेख जो है वो उत्कीर्ण करने की प्रथा भी हमने ईरानियों से ही सीखी थी। फिर आ गया मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। और जैसे अशोककालीन स्मारक है, विशेषकर घंटे के आकार के गुंबद है, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। अशोक के शासनकाल की प्रस्तावना और उसमें प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। भारत में आहत मुद्राओं का प्रचलन जो माना जाता है वो भी ईरानियों की देन थी। फिर आ गए सिकंदर के आक्रमण के समय में पंजाब तथा सिंध के गणतंत्र व राजतंत्र राज्य। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियाँ, गणतंत्र एवं राजतंत्र का वर्णन किया जो निम्नलिखित है। सबसे पहले है ऑस्पेशियन गणतंत्रात्मक राज्य था जो काबुल नदी के उत्तरी पहाड़ियों में फैला था। ऑस्पेशियन क्या था? गणतंत्रात्मक था, काबुल नदी के उत्तरी पहाड़ी में फैला था। गुरेन्स प्रदेश जो है वो गणराज्य था और ओस्पियन एवं अश्वकों के राज्य के बीच में स्थित था। ये कहाँ था? ओस्पियन एवं अश्वकों के राज्य के बीच में स्थित था। फिर अस्केनोस राज्य आ जाता है। इसका तात्पर्य अश्वों के राज्य से है और यह गणराज्य स्वात नदी के तट पर स्थित था। स्वात अस्केनोस, जिसकी राजधानी मेगासा यानी मसक थी। फिर नीशा आ जाता है। नीशा जो है वो गणतंत्र काबुल और सिंध नदियों के बीच में स्थित था। फिर आ जाता है प्यूकेलाओटिस। प्यूकेलाओटिस है ये संस्कृत साहित्य में इसे पुष्कलावती कहते हैं। किसको? प्यूकेलाओटिस को। और यह क्या था? गणतंत्र नहीं था, ये राजतंत्र था और पश्चिमी गांधार पेशावर जिले में स्थित था। फिर तक्षशिला आ गया। तक्षशिला का राजतंत्र सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित था। और फिर अरेक्सस राज्य आ गया। अरेक्सस जो है वो राजतंत्र था, तक्षशिला का एक भाग था और उसे संस्कृत में उड़ीसा कहा गया है और पाकिस्तान के हजारा जिले में यह स्थित था। फिर अभिसार आता है, ये भी राजतंत्र था, कंबोज राज्य का भाग था जिसे स्ट्रेबो ने तक्षशिला के उत्तर की मध्य पहाड़ियों में स्थित बताया है। फिर पुरु राज्य है, ये राजतंत्र था, झेलम और चिनाब नदियों के बीच में था। झेलम चिनाब नदी के बीच में पुरु था और इसमें प्राचीन के प्रदेश भी सम्मिलित था। फिर ग्लोगिनिकाय, ये था गणराज्य, ये चिनाब नदी के पश्चिम में बसा हुआ था। फिर गांधारिस, ये राजतंत्र था, चिनाब और रावी नदी के बीच में था। पुरु का भतीजा राज कर रहा था। फिर आंद्रेस्ताई, वैसे यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है PYQ में। फिर अद्रेस्ताई है, ये गणराज्य रावी नदी के पूर्व में स्थित था और इसकी राजधानी थी पिम्प्रमा। फिर है कैथियंस या कथाई, यह गणराज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच में स्थित था स्ट्रेबो के अकॉर्डिंग। फिर सेफाइटस या सोबूती है, यह राजतंत्र झेलम नदी के तट पर स्थित था। फिर फगेला है, यह राजतंत्र रावी और व्यास नदियों के बीच में था। सिबोई है, यह गणराज्य झेलम और चिनाब नदियों के संगम पर था। फिर अगलसोई है, यह गणराज्य सिबोई का पड़ोसी राज्य था। फिर शूद्रक था, यह गणराज्य व्यास नदी के तट पर बसा हुआ था। इसके बाद में है मलोई या मालव। फिर है ओबस्टनोई या अम्बस्ट। फिर जोथ्रोई, फिर ओसेडियोई, फिर सोदरोई, फिर मसनोई, फिर है मोसिकनोस, ओक्शिकनोस, संबोस और पटलेन या पटल। ठीक है। फिर यूनानी आक्रमण आ जाते हैं। सिकंदर का आक्रमण आता है सबसे पहले। इसमें क्या है? फिलिप द्वितीय जो सिकंदर का पिता था
59 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी जाती है। पिता की मृत्यु के बाद में सिकंदर थर्ड लगभग 20 वर्ष की अल्पायु में सिंहासन आरूढ़ हुआ और अरस्तु का शिष्य था। ये याद रखना, अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। इसने 331 ईस्वी पूर्व में अरेबेला का युद्ध होता है। कौन किसके साथ? दारा थर्ड, अभी पढ़ा था, और दारा थर्ड को जो है पराजित भी कर देता है। यूनानी शासक मकदूनियाई शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग 326 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भारत अभियान के तहत सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में बल्ख, सबसे पहले बैक्टीरिया, वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र है जो, इसको जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत यानी खैबर दर्रा पार करके भारत आया था। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आत्मसमर्पण के साथ उसका स्वागत किया था। जो तक्षशिला का शासक था आम्भी आत्मसमर्पण कर देता है पहले तो, फिर इसका स्वागत करता है और उसे सहयोग का वचन भी दे देता है। फिर आता है सिकंदर के आक्रमण के साथ अश्वक व सीमांत जो है वो गणराज्य था। अश्वक क्या था? सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। और यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे। ये याद रखना है यहाँ पे। अश्वक जो है वो सीमांत गणराज्य था, ठीक है, आक्रमण के समय में। इसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखक क्या कह रहे हैं? सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में पुरुष जो है वो मारे जाते हैं, जिसके बाद स्त्रियों ने यहाँ पे शस्त्र उठा लिए थे। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। कर्टियस क्या कह रहा है कि तक्षशिला के राजा आम्भी और के नरेश पोरस के मध्य में शत्रुता थी। आम्भी का राज्य जो है वो सिंधु और झेलम के मध्य में स्थित था। सिंधु और झेलम के मध्य में स्थित था। फिर पोरस का राज्य आ जाता है। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब के बीच में था। झेलम चिनाब। हिंदुकुश के उत्तर में शशिगुप्त नामक राजा ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। आम्भी पहले समर्पण कर रहा है, उसके बाद में शशिगुप्त है, यह भी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर रहा है। सिकंदर ने आद्रेय स्थायी गणराज्य की राजधानी पिंपरमा पर अधिकार किया था। आद्रेय स्थायी गणराज्य की राजधानी भी पड़ा था, पिंपरमा इसकी राजधानी थी। इस पे जो है वो अधिकार कर लेता है। प्लूटारक आ जाता है। प्लूटारक के अनुसार क्या है? सिकंदर द्वारा लौटाए गए पोरस के राज्य में 15 संघराज्य, 5000 बड़े नगर और अनेक ग्राम थे। जो सिकंदर है उसको पंजाब, झेलम और चिनाब ओक्सेनीज बोलते हैं। इसका मध्यवर्ती क्षेत्र के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध बोला जाता है। और हाइडेस्पीस यानी वितस्ता को बोलते हैं, यानी झेलम नदी को युद्ध भी बोल सकते हैं इसको। और इस युद्ध में जो है वो पोरस की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। और 19 माह तक भारत में रहने के बाद सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसको पार करने से मना कर दिया। किसने कर दिया मना? सिकंदर की सेना ने। सिकंदर जो है वो विजित प्रदेश को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर स्थल मार्ग द्वारा, किसको सौंप रहा है? फिलिप को स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में सितंबर माह में पाटली यानी कि भारत से यूनान लौट जाता है और 2 नगरों की स्थापना करके जाता है। एक निकैया है, एक बहुकेफला है। जो निकैया है वे विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना करता है, और ये बहुकेफला ये झेलम नदी पे है और अपने प्रिय घोड़े के नाम पर इसका नाम ये नगर बसाता है। फिर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में और 33 वर्ष की अवस्था में। जो सिकंदर है इसके साथ आने वाले लेखकों में कौन कौन है? ये याद रखना है। निरियाकस है, ओनेसिक्रिटस है, अरिस्टोबुलस के विवरण से अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, ओनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक विश्वसनीय माने जाते हैं। डियोडोरस के अनुसार स्पार्टा के ही समान यहाँ के 2 राज्यों का शासन द्वि राज्य था और कुल वृद्धों की एक सभा द्वारा इसका संचालन होता था। कुल वृद्धों की सभा द्वारा। फिर आ गए सिकंदर 356 से 323 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड होता है। सिकंदर है मैसिडोनिया का सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड को सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। इसके पिता फिलिप द्वितीय के सिंहासन पर 336 ईस्वी पूर्व में सिकंदर जो है वो 20 वर्ष, इसकी मृत्यु के बाद में वो यह 20 वर्ष की आयु में सिकंदर जो है वो सिंहासन पर बैठता है। और सिंहासन आरूढ़ होने के तुरंत बाद उसने पश्चिमी एशिया मिस्र में एक लंबा सैन्य अभियान चलाया, जिसके फलस्वरूप उसके राज्य की जो सीमा है वो ग्रीस से लेकर उत्तर पश्चिमी सीमा
उत्तर पश्चिमी भारत तक विस्तारित हो गई। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने बैक्ट्रिया बल्ख और काबुल को जीता। काबुल को जीतते हुए हिंदू कुश यानी कि खैबर दर्रे को पार करते हुए भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण के समय में पश्चिमोत्तर भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था। वहाँ अधिसंख्य राजतंत्र और गणतंत्र थे। तक्षशिला के शासक आम्भी, हिंदू कुश के शशिगुप्त आदि राजाओं ने हिंदू कुश के सामने बिना लड़े समर्पण कर दिया था। तक्षशिला के शासक आम्भी, ठीक है, ये याद रखना। आत्मसमर्पण कौन कौन कर रहे हैं? आम्भी, हिंदू कुश का शशिगुप्त आदि राजाओं ने। और इन भारतीय राजाओं का समर्थन लेकर सिकंदर ने झेलम, वितस्ता, हाइडेस्पिस के युद्ध में पोरस को पराजित करते हैं। लेकिन जब उसकी सेना ने मगध के नंद राजा के भय से व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो उसने अपना अभियान वापस ले लिया। लौटते हुए सिकंदर की मृत्यु जो है वो 323 ईस्वी में बेबीलोन में हो जाती है। और सिकंदर की मृत्यु के बाद 321 ईस्वी पूर्व में उसके सेनानायकों में उसके साम्राज्य में के बंटवारे के लिए ट्रिपार्डिसस नामक संधि होती है। ये याद रखना है भी, ट्रिपार्डिसस संधि क्या है? तो उसके सेना नायकों में उसके साम्राज्य के बंटवारे के लिए जो संधि होती है वो ट्रिपार्डिसस के नाम से जानी जाती है। फिर भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या क्या थे? सिकंदर की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था भारत में किसी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव होना। फिर इतिहासकार डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, अर्थात राज्य किसी एक केंद्रीय सत्ता के अधीन नहीं थी। दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या था कि सिकंदर की सेना का शक्तिशाली होना और उसकी सेना में तेज तरार घोड़ों की बहुलता थी। आम्भी जैसे देशद्रोहियों का सिकंदर को मिला सहयोग भी उसकी सफलता का बहुत बड़ा कारण था। फिर आगे इसके प्रभाव क्या पड़े भारत पर? जो प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के संपर्क में आने का अवसर मिल गया। भारत और यूनान के बीच में विभिन्न देशों में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो गया तथा पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हो जाता है। और सिकंदर के अभियान से अनेक स्थल और जल मार्ग के माध्यम से व्यापार वाणिज्य हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक तो संपर्क बन गया पश्चिमोत्तर भारत और अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हो गया। अभी आक्रमण हो रहा था तो ये एक हो गए उनसे लड़ने के लिए। फिर है अभियान में अनेक स्थल मार्ग जल मार्ग के माध्यम से व्यापार वाणिज्य स्टार्ट हो जाता है। फिर यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस पर भारतीय दर्शन का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस पर भारतीयों ने फिर यूनानियों से क्षत्रप प्रणाली और मुद्रा प्रणाली की कला को ग्रहण किया। ये याद रखना है। यूनानियों से कौन सी? एक तो है क्षत्रप प्रणाली, एक मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया और उलुक शैली के सिक्के इसी के परिणाम हमें मिलते हैं। देखो अभिलेख वाला जो था वो ऊपर हकामनी जो वंश था वहाँ से हमने सीखा था और ये उलुक शैली के सिक्के ये है यूनानियों से हम सीख रहे हैं। और भारतीय ज्योतिष शास्त्र पर यूनानी प्रभाव पड़ा जिसमें रोमक सिद्धांत, जिसे क्या कहा जाता है? रोमक सिद्धांत कहा जाता है। भारत में गांधार शैली की कला का विकास यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इसमें भारतीय और यूनानी कलाओं का सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। फिर कहता है कि पश्चिमोत्तर भारत को सिकंदर ने 4 भागों में विभाजित किया था। सिंधु के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग यानी कि क्षत्रप फिलिप। दूसरा है सिंधु एवं झेलम के बीच का भूभाग आम्भी के अधीन था जो, और झेलम और व्यास यानी कि हाइफेसिस नदी के बीच का भाग जो पोरस के अधीन था। और फिर चौथा है सिंधु और उसका निचला भाग जो क्षत्रप पिथौन था। ठीक है, सिकंदर ने 4 भागों में विभाजित कर दिया था पश्चिमोत्तर भारत को। पहला क्षत्रप फिलिप है जो सिंधु के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी वाला भाग है। दूसरा आम्भी वाला है जो सिंधु और झेलम के बीच वाला है। तीसरा पोरस के अधीन वाला है जो झेलम और ब्यास के बीच वाला है। फिर है क्षत्रप पिथौन है, ये सिंधु और उसके निचला भाग है। तो ये हो गया अपना महाजनपद काल। ठीक है जी, इसका एक चैप्टर हो रहा है, फिर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।